नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उसी संकल्प कांसिया। स्वागत है आपका इस सेशन में ऑन बजटरी कंट्रोल। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? तो चलो भाई, रिवीजन सीरीज चालू करते हैं ऑन दैट नोट। सो अगेन, ओपन योर बुक्स, मॉड्यूल, मैजिक बुक, जो भी आपके पास है, फटाफट उसको ओपन कर लो एंड लेट्स गेट इट डन एंड डस्टेड। हार्डकोर थ्योरी है, आप लोगों को पता ही होगा। अब जो बजटरी कंट्रोल है फॉर सीएमपी, काफी उसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, इनफैक्ट पूरा थ्योरी से ही बड़ा हुआ है। सो लेट्स गेट इट डन एंड डस्टेड। आई थिंक 1.5 आवर मैक्सिमम एंड विल बी थ्रू। 5 से 8 मार्क का एक्सपेक्टेड वेटेज है। देखो आप यहाँ पे वेटेज पे आ ही गए हैं अपन तो। सो ऑन एन एवरेज देखो आएगा तो वो 10 मार्क के लिए लेकर जाएगा, और 10 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड थ्योरी है, सो इजीली मैनेजेबल है, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। गेट मैक्सिमम मार्क्स एंड सिक्योर द बेस्ट। सो इजीली सॉल्व करेंगे इसको। जो भी थ्योरी है 3 बार मेरा लेक्चर सुन लोगे, आप लोग को थ्योरी दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आने दो, यू कैन पुट इट एंड गेट द बेस्ट मार्क्स। चलो भाई, शुभ काम में देरी किस बात की, तो छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे अपन इस चैप्टर को। आईसीआई ने, मैंने नहीं, आईसीआई ने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वो बोलते हैं कि कंट्रोल स्कीम्स। तो 2 कंट्रोल स्कीम्स को यहाँ पे डिफाइन किया है, आप एक साथ देखोगे। एक है फीडबैक कंट्रोल, दूसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो क्या होता है इन दोनों का मतलब, वी विल अंडरस्टैंड। तो ये एक फेज हुआ क्या, कंट्रोल स्कीम्स ऑफ बजट्स। तो फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सेकंड उसको डिवाइड किया है इन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट। नाउ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या होता है, देखो बजट बनाता कौन है, या तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा या लोअर लेवल मैनेजमेंट को बोलेगा भाई चल पार्टिसिपेटिव अप्रोच, तू बजट बना। जो भी बजट बनाएगा इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। सो जहां पे भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वहां पे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। हो सकता है कि टॉप लेवल ने बजट बना दिया तो लोअर लेवल बोले अरे यार जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया, एंड वाइस वर्सा। सो वो सब चीजें समझनी है अपने को। तो वो है मेरा सेकंड एस्पेक्ट विच इज बिहेवियरल एस्पेक्ट, कि भाई कई बार आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना बना दो एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कई बार आप एकदम इजी ना बना दो अगर छोटे लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट को बनाने को बोला है तो। सो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, क्या उसका इंपैक्ट होता है, क्या उसके अंदर सेटअप्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट। पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं टॉप डाउन या इम्पोज स्टाइल अप्रोच, वो होता है मेरा सेकेंड पार्ट जो मैंने अभी येलो में हाईलाइट किया है। एंड थर्ड पार्ट होता है मेरा बियॉन्ड बजटिंग। ये नया तरीका है बजटिंग बनाने का, ठीक है ना। सो एक ट्रेडिशनल वे होता था, अब वो पुराना हो गया है। जैसे अपना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों आया, क्योंकि पुराना वाला कॉस्ट अकाउंटिंग हैज अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। वैसे ही ट्रेडिशनल बजटिंग के बहुत सारे लिमिटेशंस है, उसकी वजह से नया वे ऑफ बजटिंग आया है विच इज कॉल्ड एज बियॉन्ड बजटिंग। तो वो बियॉन्ड बजटिंग अपने को पढ़ना है, उसके क्या एस्पेक्ट्स है, क्या पॉइंट्स है, सुटेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी योर थर्ड पार्ट। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। आप आपका मॉड्यूल भी खोलोगे ना तो आपको 3 बॉक्सेस दिखेंगे। पहला बॉक्स बजटरी कंट्रोल, तो कंट्रोल एस्पेक्ट्स के लिए फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सेकंड एस्पेक्ट्स बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, एंड थर्ड है द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, दैट इज बियॉन्ड बजटिंग। सो आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद बजटरी कंट्रोल। सबसे पहला है मेरा यहाँ पे बजटरी कंट्रोल। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज बजटरी कंट्रोल। सो सी, इंटरमीडिएट लेवल पे आपको वो बजट्स बनाना सिखाएंगे, बिकॉज एज एन अकाउंटेंट आपका काम होता है बजट्स बनाना, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बजट को रिव्यू करना है एंड एट द सेम टाइम रिव्यू करके देखना है कि बॉस बजट के हिसाब से या बजट से बेटर चल रहे हैं कि नहीं। इफ नॉट देन इन दैट केस कुछ ना कुछ आपको कंट्रोल मेजर्स लाने पड़ेंगे। जैसे आपके घर पे होता होगा, आपके घर वाले भी बोलते होंगे बॉस 75-80% मिनिमम लाना ही लाना है, और अगर वो लाने के लिए आपको ऑब्वियसली एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बट आपके घर वाले देख रहे हैं कि अरे यार ये तो टीवी देखता है पूरा दिन, मोबाइल पे रहता है, तो वो लोग कंट्रोल मेजर्स डालेंगे। टीवी का केबल कट, मोबाइल ले लेंगे आपसे, स्मार्टफोन की जगह पे आपको डब्बा वाला मोबाइल दे देंगे। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो बजटरी कंट्रोल का मतलब यही होता है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बजट अब अपने को बना के मिलेगा, बट उसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है कि बजट सही बनाया है कि नहीं। सेकंड रिव्यू करना है कि जब एक्चुअल्स होते जा रहा है तो बजट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे कोई मेजर डिविएशन है तो उसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, एंड अगर उसको ठीक करने के लिए कुछ और कंट्रोल मैकेनिज्म्स या कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, दैट हाउ इट इज टू बी डन। इसको कहते हैं बजटरी कंट्रोल। सो बजट बन के आएगा अब आपके पास, आप सीए साहब हैं, समझ रहे हो। आओ देखते हैं
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट। तो पहले तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बजट बनता क्या है या बजट होता क्या है। तो ऑब्वियसली कुछ आपको स्टैंडर्ड्स टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला फॉर योर स्टडीज, समझो आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, 8 पेपर है आपके पास, आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा, आई हैव टू गेट 450 मार्क्स आउट ऑफ 800, 500 मार्क्स आउट ऑफ 800। सो आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। एंड एक्चुअल में मैं अगर आपको एक प्रोसेस बताऊं ना, जेपी मॉर्गन में मैंने खुद ने बजट्स बनाने का भी काम किया है, बजट्स रिव्यू करने का भी काम किया है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जैन टू दिसंबर का हमारा ईयर होता है, एंड वो जैन टू दिसंबर के लिए अक्टूबर में बजट बन जाता है। सो अक्टूबर में हम लोग बजट बनाते हैं, नवंबर में रिव्यू होता है, दिसंबर में फाइनलाइज होता है। सो बजट्स कैसे बनता है, हर एक डिपार्टमेंट से, परचेज मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गए, लेबर मैनेजर्स है, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन सबको इंडिविजुअली बोला जाता है कि उनके खुद के पर्सनल लेवल पे क्या टारगेट्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट का, उस हिसाब से दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे 2020 में पूरे वर्ल्ड में कोविड आया, तो 2021 का जो कोविड का इंपैक्ट आएगा ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। 2019 में 2020 का बजट बनाया था हम लोग ने, तो वी नेवर एक्सपेक्टेड कि 2020 के बजट में इतने सारे वेरिएशंस आएंगे, बट ऑब्वियसली वो वेरिएशंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अब क्या चेंजेस करना है फ्यूचर में। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ मेकिंग द बजट। सो आपको ये सब देखना है, इसमें क्या फर्म्स के एक्सपेंडिचर्स है, क्या फर्म के इनकम्स है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, एंड देन फाइनली बजट बनता है। तो क्या उनका काम होता है, टू एस्टैब्लिश क्या स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स। किस चीज का बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। बराबर, एज अ स्टूडेंट किसका बनाओगे, कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना सब्जेक्ट में, एंड ओवरऑल 800 में से कितना मार्क्स आना चाहिए। मेरे को अगर कोई टारगेट बनाना है तो मेरे लिए टारगेट क्या होगा कि भाई यूट्यूब पे कितने मेरे वीडियोस आने वाले हैं, स्टूडेंट्स को ओवरऑल कैसा सेटिस्फैक्शन लग रहा है ओवरऑल लेक्चर्स का। सो सबके अपने अपने बजट सिनेरियोज होते हैं। एट कॉर्पोरेट लेवल ऑब्वियसली बजट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एंड वो बना के रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते जाना है। एंड वी ऑल नो कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने भी मेरे पढ़ाई का प्लानिंग किया, 10 दिन का मैंने बजट बनाया, और अगर मैं उसको रेगुलरली रिव्यू नहीं करूंगा, देन इन दैट केस 10 क्या 25 दिन में भी वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो खाली बजट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म्स रिव्यू भी उतना इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस दिस चैप्टर। सो क्या करना है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर का आप कुछ स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ना, टारगेट सेट करोगे, बट उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर भी करते जाना है। ब्राउन एंड हार्वर्ड ने एक बहुत अच्छा उसका स्मार्ट डेफिनेशन दिया है। उसने बोला है कि सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग बजट। तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द बजट्स। तो बजट्स प्रिपेयर कर लो, किसके बीच में होगा, बाय कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। ये बहुत नेसेसरी है। तो मैं जैसा मैंने आपको बोला, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, हर एक टीम अपने अपने हिसाब से बजट बनाते हैं, बट उन लोग दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। प्रोडक्शन मैनेजर विल कॉन्टैक्ट द सेल्स मैनेजर कि भाई सेल्स टीम को पूछेगा सर क्या एक्सपेक्टेशन है, ये बार का डिमांड फोरकास्ट क्या है, क्या सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, उस हिसाब से हमको भी समझेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है। परचेज मैनेजर बोलेगा भाई मेरे मार्केट में जितने भी सप्लायर्स है उनके पास से वो एक कोटेशन मंगवा लेगा, सो दैट ही कम्स टू नो क्या प्राइसिंग रखने वाला है रॉ मटेरियल का। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स बहुत जरूरी है जब आप बजट बनाते हो एंड बजट के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो। सो सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट कैसे, बाय प्रिपेयरिंग बजट्स, coordinating with the department, comparing actual with the budget, and improve and achieve maximum profit। अगर ये कोऑर्डिनेशन बराबर हुआ, जैसा अपने स्टैंडर्ड सोचा था एक्चुअल में वैसा ही हुआ, then in that case 100% you will achieve maximum budget। आइए उसको थोड़ा और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है बजटरी कंट्रोल में, सबसे पहला एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर करते हो आप, बोला ना, सेल्स मैनेजर एंड ऑल ऑफ दोज मैनेजर। सेकंड, फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। ठीक है ना, मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को है ना बिजनेस करना है, क्या ये बजट हुआ, नहीं सर। सेकंड, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को बिजनेस करके बहुत सारा प्रॉफिट बनाना है, क्या ये बजट हुआ, नहीं सर। मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को है ना 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाना है, क्या ये बजट हुआ, नहीं सर। फिर मैं आपको जब बोलूंगा ना कि मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट कैसे कमाना है, बाय हैविंग 15 लाख करोड़ का सेल्स माइनस 10 करोड़ का कॉस्ट, तब या 5 करोड़ का कॉस्ट, तब जाके मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। एंड ये प्रॉफिट मेरे को एक साल के अंदर अचीव करना है। क्या जिंदगी भर में खाली 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करूंगा क्या, नहीं। सो जो भी बजट बनता है वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, नहीं भाई, कौन से पीरियड के लिए बनाना है वो भी बताना पड़ेगा तेरे को। सो एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर
मैंने बोल तो दिया 10 करोड़ का प्रॉफिट, बट कैसे आएगा 10 करोड़ का प्रॉफिट? रेवेन्यू का एस्टिमेशन निकाल, एक्सपेंस का एस्टिमेशन निकाल, फॉर अ डिफाइंड पीरियड निकाल, तब समझ में आएगा बजट क्या है। कंपाइल्ड एंड री इवेल्युएटेड रेगुलरली, रेगुलर बेस पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से चीजें रेगुलर बेस पे चेंज हो रही है, कोई भी बिजनेस हो, यू कैन नॉट कीप अ स्टैटिक बजट। हेल्पिंग मैनेजर सेट फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस गोल्स। देखो क्या होता है, एक आपके पास बजट बन गया ना, तो आपके पास भी एक परफॉर्मेंस गोल्स, एक एक बोलते हैं ना फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, हाँ भाई मेरे को ये अचीव करना है। कंपेयर एक्चुअल विद बजट, लास्ट में वो करेंगे, एंड एडजस्ट परफॉर्मेंस एज नीडेड। सो लास्ट में जब आ जाएगा मेरे पास एक्चुअल्स का भी एज कंपेयर टू बजट, मुझे पता चलेगा मैंने परफॉर्म अच्छा किया है, अगर नहीं अच्छा किया है देन इन दैट केस क्या और इंप्रूवमेंट का जरूरत है। सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। एंड लास्ट पॉइंट है प्री रेक्विजिट्स, क्या जरूरतें हैं बजटरी कंट्रोल को एकदम प्रॉपर लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले है सीरियस एटीट्यूड। बॉस एक बात समझ लो, अगर टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट सब के सब सीरियस नहीं है ना, देन इन दैट केस कभी भी बजट सही तरीके से नहीं बन पाएगा। सो देयर हैज टू बी अ सीरियस एटीट्यूड अमंगस्ट एवरीवन। मतलब ये बजट क्या होता है पता है क्या, जेपी मॉर्गन में हम लोग के साथ क्या होता था, मेल कर दिया जाता था पूरा का पूरा बजट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबको, एंड देन बोला जाता था कि बॉस आपका परफॉर्मेंस मेजर्स इस हिसाब से, आपको जो बोनस मिलने वाला ना वो इस हिसाब से सेट होगा। ऑटोमेटिकली सब सीरियस हो जाते थे। फिर क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एरियाज ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्रोडक्शन मैनेजर का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्स मैनेजर का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीजनेबल टारगेट्स दे दिया जाता है आपको, डेटा कलेक्शन एनालिसिस रेगुलर बेस पे होते होते रहना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शंस टू गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल। इफ चीजें बाहर हाथ से बाहर जा रही है, देन इन दैट केस प्लीज टेक अप्रोप्रिएट एक्शन सो दैट वी आर बैक इन कंट्रोल। शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड बहुत ज्यादा, देखो आज इतना टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज हो रहा है ना, कि आप एक एक साल का बजट बना ही नहीं सकते। आपको 3 to 6 months का बजट बनाना चाहिए, उसको रेगुलर बेस पे इवेल्युएट करो, फिर से री बजट बनाओ। रिपोर्ट एम्ड एट इंडिविजुअल मैनेजर्स रादर देन जनरल, सो दैट एक एक का परफॉर्मेंस पता चले। एंड टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स भी निकलना चाहिए। अगर टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स नहीं निकलेगा, देन इन दैट केस कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा वी आर परफॉर्मिंग, कहां पे अच्छा कर रहे हैं, कहां पे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। सो रेगुलर बेस पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स निकलते रहना चाहिए। सो बजटरी कंट्रोल क्या है एकदम क्लियर हो गया सर, बजट क्या है एकदम क्लियर हो गया, एंड इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, आई होप वी आर क्लियर। फटाफट, सो बजट क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट सेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए एक डिफाइंड पीरियड के लिए, सो दैट रेगुलर बेस पे अपन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहें। एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने देखा, कोई एक पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, रेगुलर बेस पे अपन इवेल्युएट करते रहे। मैनेजर्स के लिए भी एक फाइनेंशियल एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस गोल सेट हो जाता है, कंपैरिजन करेंगे अपने परफॉर्मेंस को, उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे इफ नीड बी। सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट क्या है, सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए सब में, एक बोलते हैं ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिमार्केशन होना चाहिए, ताकि पता रहे कौन कैसा क्या परफॉर्म करने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट्स सेट रहे उस हिसाब से, रिपोर्टिंग रेगुलर बेस पे हो, शॉर्ट रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्ट्स एम्ड एट इंडिविजुअल मैनेजर्स रादर देन जनरल। सो एक एक मैनेजर्स को अपन लोग इवेल्युएट करेंगे, एंड टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स निकलना चाहिए। समझ गुरु। सो ये है आपका सबसे फर्स्ट बेसिक विच इज इवेल्युएशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। चलो अब बजटरी कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए दो टेक्निक्स दिया है, एक बोला है फीडबैक कंट्रोल, दूसरा बोला है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक तो अपन लोग ने नाम सुना हुआ है, फीडबैक का मतलब होता है कि अगर कोई भी आपने काम किया हो, देन इन दैट केस आपके क्लाइंट से या आपके एम्प्लॉय से सबसे एक फीडबैक ले लो, सो दैट आपको फ्यूचर में बराबर क्या करना है आपको पता रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरा लेक्चर चल रहा है, तो आप लोग से मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोग मुझे एक फीडबैक देंगे, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, या कुछ आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऑल ऑफ दैट विल बी टेकन एज अ फीडबैक। फिर बाद में जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा और इंप्रूवमेंट करेंगे और बेटर करेंगे। आप लोग कभी होटल में गए होंगे, देन इन दैट केस होटल में आप लोग खाना खा लो, उसके बाद में आपके पास एक नोट आएगा और उसमें वो लोग लिखेंगे सर हाउ वाज द एम्बियंस, रेट करो, ओवरऑल सर्विसेज कैसा लगा, फूड क्वालिटी कैसा लगा। तो वो सब क्या ले रहा है, वो आपसे फीडबैक ले रहा है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप आओ या और कोई भी क्लाइंट आए तो वो फीडबैक के बेसिस पे वो उसको इंप्रूव कर सकता है। तो बेसिकली फीडबैक क्या है, एक रिएक्टिव अप्रोच है, यानी आपने कुछ काम किया, उस काम
काम के बेसिस पे आपको कुछ रिएक्शन मिलेगा एंड उस रिएक्शन के बेसिस पे यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ। इसको कहते हैं फीडबैक कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है? फीड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप पहले से ही आपके कस्टमर को पूछ लो भाई क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैं समझो ये रिवीजन सीरीज चालू कर रहा हूं, उसके पहले मैंने सब स्टूडेंट्स को पूछ लिया था बॉस तुम्हारे को क्या क्या चाहिए मेरी तरफ से। तो उन्होंने बोला सर एक बुक ऐसा चाहिए जिसमें समराइज नोट्स और सब आ जाए, तो मैंने मैजिक बुक बना दिया। फिर बाद में उनके तरफ से वो और एक फीडबैक आया कि सर ये मैजिक बुक के जितने भी थ्योरी है ना उसका 1.5 आवर में पूरा रिवीजन दे दो, तो वो कर दिया। तो ये सब क्या था? ये सब फीड फॉरवर्ड था जो स्टूडेंट्स ने मुझे हेल्प किया बनाने के लिए, प्लस जो आपके सीनियर्स होंगे उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे उससे इंप्रूव किया। फीडबैक फीड फॉरवर्ड दोनों कंबाइन करके यू विल गेट द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। सो आओ देखते हैं फीडबैक क्या है। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड। अब भाई अपन ने जो सोचा था और फीडबैक में अपने को जो इनपुट मिलेगा ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा। तो आप लोग भी कहीं पे खाना खाते जाते हो तो बाद में वो फीडबैक के लिए आप लिखते हो ना थोड़ा सा नमक कम था, थोड़ा सा एसी स्लो था, सर्विस बहुत बहुत टाइम लग गया सर, हमको इतना भूख लगा था बट आप लोग ने इतना धीरे धीरे सर्विस लाया। सो क्या हो गया? होटल वाला वो फीडबैक रिपोर्ट को पढ़ेगा और बोलेगा कि अच्छा हमने क्या प्लान किया था कि सब एकदम 10 आउट ऑफ 10 हमारे को मिलेगा बट हमारे को मिला है खाली 7 आउट ऑफ 10। तो फीडबैक से ये पता चला आपको। सो प्लान्ड आउटकम और एक्चुअल आउटकम में डिफरेंस है, वो डिफरेंस को आप क्लियर करने की कोशिश करोगे कैसे? जिससे आपको फीडबैक मिला है, आपको फीडबैक मिला है कि भाई 3 मार्क आपके कहा गए, तो वो चीजों को आप इंप्रूव करोगे। सो measurement of differences between planned outputs and actual outputs achieved and modification of subsequent action। तो जो भी मैंने गलती की है, सर्विस स्लो था सर्विस को फास्ट करेंगे, खाने में थोड़ा नमक कम था नमक एकदम परफेक्टली डालेंगे, एम्बियंस थोड़ा ठीक ठाक था एम्बियंस को इंप्रूव करेंगे, थोड़ा शोशा और लाइटिंग या फिर कुछ शो पीसेस लगा के, समझ रहे हो तुम लोग? तो सब्सिक्वेंट एक्शन को मैं मॉडिफाई करेगा बॉस टू अचीव फ्यूचर रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम कोई भी क्लाइंट आए, वो या कोई और क्लाइंट आए, देन इन दैट केस उसको दिखेगा अरे यार सर्विस तो फास्ट हो गया है, एम्बियंस भी बेटर हो गया है, खाना भी एकदम परफेक्ट है, फीडबैक के बेसिस पे इंप्रूवमेंट हो गया। फीडबैक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। सो अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ये आप लोग के साथ डिस्कस करना है तो मैं कैसे करूंगा कि भाई जो भी डिफरेंस है किस चीज में, एक जो मैंने प्लान सोचा था और एक्चुअल में जो हुआ है उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। यस सर उन दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है बट क्या मैं उसको इंप्रूव करूंगा? यस। तो फ्यूचर में जब मैं मॉडिफिकेशन करूंगा ऑफ माय सब्सिक्वेंट एक्शन, all of that will become a part of my feedback control। एक समझ गए? चलो सो वैसा है। अभी कुछ इसमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है फीडबैक के लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविएशंस। देखो अभी तो ठीक है काफी बार लेक्चर्स ले लिए तो आइडिया गया, बट जब मैंने फर्स्ट बैच लिया था ना मैंने एक डिटेल्ड फीडबैक लिया था मेरे स्टूडेंट्स के पास से, बिकॉज आई न्यू फर्स्ट बैच है तो देयर इज वेरी मच चांसेस के बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है। आज भी है कोई डाउट नहीं उसमें, बट तब तो बहुत ज्यादा था। तो पहला क्या किया मैंने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविएशंस किया। उन्होंने मुझे बताया कि सर नोट्स आपको ये चीज इंप्रूव करना चाहिए, सर लेक्चर में आपको ये चीज इंप्रूव करना चाहिए। तो जो भी डिविएशंस था वो मैंने आइडेंटिफाई किया। फिर बाद में मैंने कॉज एनालिसिस करना चालू किया, अच्छा ये मेरे से गलती हुई थी इसको अपन इंप्रूव करेंगे। थर्ड नेक्स्ट बैच के लिए हमने करेक्टिव एक्शन लिया, इंप्लीमेंट किया उस करेक्शंस को, डिजायर्ड परफॉर्मेंस जैसा था वैसा दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस एकदम मस्त मेजरमेंट किया। फिर बाद में नेक्स्ट बैच से वापस फीडबैक लिया, बहुत अच्छा फीडबैक आया एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलर बेस पे होते रहना चाहिए। सो फीडबैक कंट्रोल के लिए कुछ ये स्टेप्स उन्होंने दिए। क्या? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविएशन। फीडबैक कंट्रोल या फीडबैक आप ले ही इसीलिए रहो ताकि आपको पता चले कि कहां पे आप डिविएट हो गए। जैसा आपने प्लान्ड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस, तो आप कहां पे डिविएट हो गए, उसी के लिए तो आप फीडबैक कंट्रोल यूज करते हो। तो पहला स्टेप स्टार्टिंग इधर से होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविएशन। डिविएशन आइडेंटिफाई किया, अब उसका कॉज क्यों हुआ ये डिविएशन, चलो अब हो गया, अब उसको करेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है करेक्टिव एक्शंस को। डिजायर्ड परफॉर्मेंस जैसा सोचा है ना वो उसको लिख लो, एक्चुअल परफॉर्मेंस डिजायर्ड परफॉर्मेंस से भी बेटर लाके दिखाएंगे, फिर उसको मेजर करो। अगर उसमें भी कोई कमी रह गई है कीप ऑन इंप्रूविंग, ये साइकिल आपका चलते रहना चाहिए। तो ये फीडबैक कंट्रोल प्रोसेस। एंड फिर बोला है कि ये रिपोर्ट, एक फीडबैक कंट्रोल रिपोर्ट कैसा बनना चाहिए? स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होना चाहिए ताकि कोई भी वो फीडबैक कंट्रोल रिपोर्ट पढ़े तो उसको कुछ अगर इंप्रूव करना है तो ही कैन यूज दैट।
डिस्क्लोज वेरिएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली उसी के लिए तो मैं रिपोर्ट बना रहा हूं। डिस्क्लोज अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉस, तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप डिविएट हुए हो, तो हो सकता है ना कहीं पे आपने एकदम परफेक्ट काम भी किया रहेगा। सो अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपको फीडबैक रिपोर्ट में बताना चाहिए। डिस्क्लोज ट्रेंड एंड रिलेशनशिप्स के, भाई कितना पॉजिटिव आ रहा है कितना नेगेटिव आ रहा है, वो आपको रेगुलर बेस पे पता होना चाहिए। एंड फटाफट निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अपन लोग फीडबैक रिपोर्ट का सोच रहे हैं, एक महीने बाद अपने को रिपोर्ट मिले नहीं। इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट, इमीडिएटली अपने को मिल जाना चाहिए। सो क्या है इसके यू कैन से टेक्निक। सबसे पहला है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। डिस्क्लोज वेरिएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड, वो पता होना चाहिए, उसमें एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रखो। किसका क्या अकम्प्लिशमेंट है या किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। ट्रेंड्स रिलेशनशिप्स कैसा हो रहा है वो भी उस रिपोर्ट में हो। एंड इमीडिएटली प्रॉम्प्टली मेरे को वो रिपोर्ट मिल जाना चाहिए, सो दैट आई कैन टेक माई डिसीजंस अकॉर्डिंगली। अब ये फीडबैक कंट्रोल में आपके चार तरह के फीडबैक्स होते हैं। पहला है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉजिटिव, नेगेटिव। सर क्या है ये एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। चार टाइप के फीडबैक, प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉजिटिव, नेगेटिव। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। जब मैं जेपी मॉर्गन में काम कर रहा था, आई वॉज एसोसिएटेड एज एनालिस्ट, तो मैं एज एनालिस्ट ज्वाइन हुआ था। मेरे ऊपर जो मेरी मैनेजर थी मानसी, वो शी वॉज अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो मैं उनको रिपोर्ट करता था। तो कई बार क्या होता है ना, मेरे को मेल्स भेजने होते थे। तो इनिशियली जब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था एज अ फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ऑफशोर मतलब हमारे जो क्लाइंट्स थे उनको कैसे मेल्स भेजना है। तो मैंने जनरली ऐसे ही मेल भेज दिया विदाउट एनी प्रॉपर सब्जेक्ट या कैप्शन, और वो सब बराबर मुझे आइडिया नहीं था। तो भेज दिया, कंटेंट बराबर लिखा था। तो ये क्या हो गया, एक इशू हो गया, भाई सही नहीं रहा ना, बराबर से भेजना चाहिए था। तो छोटा मोटा ऐसा कोई इशू होता है, देन इन दैट केस वो मेरे मैनेजर के लेवल पे रिजॉल्व हो जाता है। मैनेजर ने बोला चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, मैं आपको बराबर तरीका बता देती हूँ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी फीडबैक, जहां पे आपका जो भी कुछ गलत हुआ है, देन इन दैट केस आपके इमीडिएट मैनेजर को वो बताया जाएगा। आपको जो करेक्टिव एक्शन लेना है नेक्स्ट टाइम से आप ले लेना। फिर आता है उसके एक लेवल ऊपर सेकेंडरी फीडबैक। सेकेंडरी फीडबैक में दो बातें होती है। एक होता है कि वे मार्केट के सिचुएशन ही पूरे चेंज हो गए। अब अगर मार्केट सिचुएशन ही सपोज चेंज हो गया, देन इन दैट केस आप सोचोगे कि यार ये तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जैसे अगर सपोज ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस चेंज हो गया, और आपने जो आपके हिसाब से फ्यूल का चार्जेस लिया था, वो ग्लोबल क्रूड ऑयल चेंज होने वाले अपने को तो पता ही नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, कुछ खुद के हिसाब से बजट में जो चेंजेस लाओगे उसको कहते हैं सेकेंडरी फीडबैक। सो अगर कोई बहुत ज्यादा डिविएशन है मार्केट में ओवरऑल, देन इन दैट केस सेकेंडरी फीडबैक आता है। क्योंकि फिर हो सकता है कि आपको आपके बजट को रिवाइज करना पड़ेगा, किसके हिसाब से, बेस्ड ऑन करंट सिचुएशंस। इसी का दूसरा सेकेंडरी फीडबैक का दूसरा पार्ट है कि कई बार अगर आपसे कोई खुद से बड़ी गलती हो गई, देन इन दैट केस खाली मैनेजर लेवल पे नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास वो बात जाएगी, जिसको एस्केलेशन भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लेवल फीडबैक। तो प्राइमरी फीडबैक में क्या था, खाली मैंने मैनेजर के पास गई। सेकेंडरी लेवल फीडबैक में क्या है, इट कैन गो वे बियॉन्ड। सो दो चीजें होती है सेकेंडरी फीडबैक में। एक, अगर मार्केट सिचुएशंस बहुत चेंज हो गए तो हो सकता है कि आपको आपका जो रिपोर्ट है, बजट रिपोर्ट, उसको चेंज करना पड़ेगा एंड रिवाइज या नया रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड वे है कि अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती की, देन इन दैट केस योर मैटर विल बी एस्केलेटेड। एस्केलेटेड मतलब देन इन दैट केस हायर लेवल को बताया जाएगा, एंड फिर आपको और बेटर चेंजेस लाने पड़ेंगे इन योर वे ऑफ बजटिंग। थर्ड है आपका नेगेटिव फीडबैक। अगर आपका कोई भी बहुत बड़ा डिविएशन हो रहा है, तो आपने सोचा था कि आप 25 रुपीज में रॉ मटेरियल ले आओगे, और अब 35 रुपीज में आप रॉ मटेरियल ले आ रहे हो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला था कि वो खाली 10,000 यूनिट्स का आउटपुट 5,000 रॉ मटेरियल में बना देंगे, बट वो 10,000 यूनिट्स के आउटपुट के लिए अब उनको 8,000 रॉ मटेरियल की जरूरत लग रही है। देन इन दैट केस बहुत बड़ा डिविएशन है बॉस, वो डिविएशन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। वो हो गया नेगेटिव फीडबैक। एंड पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या, जो चीज चल रही है उसको और बेटर वे में करते रहेंगे ताकि पॉजिटिविटी रहे। मतलब अगर मेरे को मेरे परचेज मैनेजर ने बोला था वो 25 रुपीज में रॉ मटेरियल लाएगा, और वो 25 रुपीज में ला रहा है, तो इट इज पॉजिटिव। अपन उसको बोलेंगे ट्राई करना 24 में ले आ, 23 में ले आ, तो और थोड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये होता है मेरे टाइप्स ऑफ फीडबैक। क्या बोला, प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब देखते हैं, रीड करते हैं। रिलेटिवली स्मॉल वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान। तो मैंने क्या बोला आपको, छोटा सा मेरे से ईमेल भेजने में गलती हो गई, चलता है, बड़े बड़े शर्म है, छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, इज व्हाट इज सेड हियर। सेकंड क्या है मेरा, सेकेंडरी।
हायर लेवल फीडबैक ensuring plan budget and control are revised to meet changes in condition। तो मैंने क्या बोला था, क्रूड ऑयल का अगर कोई प्राइस बहुत बड़ा ग्लोबली चेंज हुआ है तो हो सकता है उसका बजट पे जो इंपैक्ट आएगा उससे मेरे को मेरे बजट को चेंज करना पड़ेगा, या अगर मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई तो हायर लेवल मैनेजमेंट के पास वो बात जाएगी जिसको एस्केलेशन कहते हैं। ये दोनों आते हैं पार्ट ऑफ सेकेंडरी फीडबैक में। थर्ड है मेरा नेगेटिव फीडबैक। भाई साहब प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था टोटल 10,000 आउटपुट बनाने के लिए 5,000 रॉ मटेरियल लगेगा, अब 8,000 ले रहे हैं। नेगेटिव एक्टिविटीज मस्ट बी बॉट बैक ऑन कोर्स एज दे आर डिविएटिंग फ्रॉम प्लान्स। रिवर्स डिविएशन, कई बार आप एग्जाम में सीए में तो होता है कि यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर अ पर्टिकुलर पेपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो नेगेटिव फीडबैक आया आपके लिए, भाई आपने एग्जाम दिया और एग्जाम्पल आपने ऑडिट का एग्जाम दिया, ऑडिट में आप फेल हो गए, आपने सोचा था कि 45 आएगा बट आपको खाली 35 आया, तो डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड आउटकम एंड एक्चुअल आउटकम फीडबैक। तो अब ये फीडबैक इंस्टीट्यूट ने दिया है, बॉस आपका ऑडिट अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि आप अब उसको वापस से कोर्स ऑफ एक्शन को अपने वापस से लाने के लिए यू विल यूज वेरियस मेथड्स। आप और पढ़ाई करोगे, राइटिंग इंप्रूव करोगे, टेस्ट लिखोगे, ऑल ऑफ दैट। एंड लास्ट है मेरा पॉजिटिव एक्शन विच इज कंट्रोल एक्शन कंटिन्यूइंग द करंट फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज री-इन्फोर्सिंग डिविएशन। तो अगर कोई बहुत बड़ा डिविएशन हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे, मतलब सॉरी, री-इन्फोर्सिंग डिविएशन मतलब जो चल रहा है अगर वो सही चल रहा है देन इन दैट केस उसको और अपन बेटर करते जाएंगे, री-इन्फोर्सिंग व्हाट वी आर डूइंग करेक्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो ये होता है मेरा टाइप्स ऑफ फीडबैक। एंड अब लास्ट में फीडबैक की चीज में है, एक तो लिमिटेशन ऑफ फीडबैक कंट्रोल डिपेंड्स हेवीली ऑन सक्सेस ऑफ एरर डिटेक्शन सिस्टम। अगर मेरे को फीडबैक में बराबर फीडबैक नहीं मिला तो हो सकता है कि कई बार वो कस्टमर आया आपको, आपने बोला कि भाई फीडबैक भर के दे, अब उसने फीडबैक को बराबर से भरा ही नहीं, उसने भरा ही नहीं फीडबैक, देन इन दैट केस आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां पे रॉन्ग जा रहे हो। समझो आपके कस्टमर ने होटल में बोल दिया कि भाई खाने में थोड़ा नमक कम था, एम्बियंस अच्छा नहीं था, तो आप उसको इंप्रूव कर लोगे, बट उसने सब में 10-10-10 रेटिंग दे दिया और आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपका एरर डिटेक्शन सिस्टम फेल हो जाएगा। तो फीडबैक में ये एक थोड़ा रिस्क रहता है। Time lag between error detection, error confirmation, error revision, during which actual results may change again। तो आपको पता चला, उसके बाद में आप चेंज करने के लिए कुछ करोगे, फिर बाद में उसको इंप्लीमेंट करोगे, बहुत बड़ा टाइम गैप होता है, अगेन इट मे नॉट वर्क अप। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीडबैक कंट्रोल के लिए आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, कोई भी इंडिकेटर हो लीडिंग या अर्ली वार्निंग, देन इन दैट केस ध्यान में रखना है आपको, सो दैट you can incorporate in your next budget। पॉलिसी डायरेक्टिव्स, आपकी कंपनी के जो बजट के पॉलिसीज है उसके वो सब प्रॉपरली सिस्टमैटिकली लेड डाउन होने चाहिए। एडाप्टिव मैकेनिज्म, अगर कोई चेंज आ रहा है मार्केट में देन इन दैट केस आपका बजट ऐसा बनाना है आपको कि आप उसके हिसाब से अडाप्ट कर सको, चेंज कर सको अपने बजट को। कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन, ओवरऑल जितने भी मेरे डिपार्टमेंट्स है वो लोग सब लोग का जो सिस्टम डिजाइन है या बजट डिजाइन है सेम होना चाहिए। सो कॉन्ग्रुएंट मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर। से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है, परचेज मैनेजर कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, सबका सिमिलर फॉर्मेट होना चाहिए। इसके लिए देखो इधर यहाँ पे लिखा भी था स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए, बस उसी के लाइन पे ये कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन। तो आपका बजट का जो रिपोर्ट है वो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, और जो बजट बनाने का तरीका है वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि जब कंसोलिडेट हो देन इट कैन बी इन द राइट फ्रेम। एंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है आपका ट्रेंड एनालिसिस। रेगुलर बेस पे यू हैव टू चेक कि जो एक्चुअल्स है एंड आपका जो बजट है उस हिसाब से उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, ज्यादा डिविएशन ना हो। एंड कंटिजेंसी प्लान, अगर बहुत बड़ा कोई डिविएशन है तो उसके लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हो, वो सब चीज रेडी होनी चाहिए। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फीडबैक कंट्रोल। एवरीबॉडी एक बार मेरे साथ फटाफट ध्यान दो। सो फीडबैक कंट्रोल प्लान्ड आउटकम, एक्चुअल आउटकम के डिविएशन को, एंड नेक्स्ट टाइम वो डिविएशन को मैं मॉडिफाई करके बेटर करूंगा, एंड जो मेरे को फीडबैक में इंप्रूवमेंट लग रहा है वो सब मैं करके दिखाऊंगा। सो आइडेंटिफाई करूंगा एक्टिविटीज को, जो भी डिविएशन के कॉजेस है उसको देखूंगा, करेक्टिव एक्शन लूंगा, करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा, डिजायर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को मैच करवाऊंगा, एंड दैट्स वेयर आई विल इंप्लीमेंट फीडबैक कंट्रोल। कुछ उसकी रिपोर्ट के ये होते हैं पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे बन जाना चाहिए, जो भी जिसका अकम्प्लिशमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताना चाहिए। वेरिएशन और स्टैंडर्ड में अगर बहुत बड़ा डिविएशन है तो बताओ, ट्रेंड रिलेशनशिप रेगुलर बेस पे पता रहनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे इस इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के साथ ही, तो आप इसको साथ में पढ़ सकते हो कि इंडिकेटर जो भी आपको मिल रहा है उसको यूज करो।
पॉलिसी कंपनी का बना के रखो, अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको अडेप्ट करने के लिए रेडी रहो। कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन, सबका एक फॉर्मेट होना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस एक्चुअल और बजट का रेगुलर बेस पे चेक करते रहो। एंड अगर कोई बहुत बड़ा डिविएशन है तो आपके पास उसका कुछ कंटिजेंसी प्लान रेडी रहना चाहिए। 4 तरह के फीडबैक है। एक है प्राइमरी, छोटा मोटा अगर कुछ हुआ तो। सेकेंडरी, बहुत बड़ा अगर लेवल पे कुछ चेंज हुआ या मार्केट में कोई चेंज हुआ तो उसको कैसे आपको बजट में इंकॉर्पोरेट करना है। नेगेटिव, इफ देयर इज अ ह्यूज नेगेटिव डिविएशन, मतलब आपने जो सोचा है उससे कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है या रेवेन्यू बहुत कम आपको रिसीव हो रहा है, देन इट इज अ नेगेटिव डिविएशन। एंड लास्ट है मेरा पॉजिटिव डिविएशन, जो चल रहा है उसको और अच्छा करना है अपने को, जो पॉजिटिव ऑलरेडी है। सो दिस इज अबाउट योर फीडबैक कंट्रोल। नेक्स्ट है मेरा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट अपन पहले से ही आइडिया ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, आपको फीड फॉरवर्ड देता है कि देखो कल बहुत सारा बारिश होने वाला है, छतरी लेके निकलो। होता उल्टा है, वो अलग बात है। बट व्हाट आर दे गिविंग अस? दे आर गिविंग अस अ फीड फॉरवर्ड। पहले से वो आपको प्रिडिक्शन करके बता रहा है कि सुनो कल का वेदर बहुत ज्यादा रेंज होने वाला है, तो आप छतरी लेके निकलना। वैसा उसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड। सो देखो, फोरकास्टिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटकम्स and implementation of actions before the event, forecasting of differences. So कल मेरा आउटकम क्या होने वाला है? There is going to be rains. उसका मैंने क्या किया? फोरकास्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैंने एक्शन क्या लिया? आई विल टेक अम्ब्रेला एंड गो आउट। समझे क्या? टू अवॉइड सच डिफरेंसेस, तो ताकि मैं भीग न जाऊं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देखो कई बार क्या होता है पता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अब समझो फॉर एग्जांपल मेरे को चाइना से कुछ मंगवाना है और चाइना और इंडिया के बीच में कोई वॉर होने वाला है, देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा पता है क्या? मैं पहले से ही वो चीज मंगवा लूंगा, फीड फॉरवर्ड वैसा। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन अ सिटी दैट सेंड्स मटेरियल टू द होल कंट्री, फीड फॉरवर्ड बिफोर प्राइसेस वेंट अप। अब अगर कुछ भी इशू हुआ देन इन दैट केस प्राइसेस ऊपर चले जाएगा, उसके पहले ऑर्डर कर दो। फीड फॉरवर्ड का एक थॉट प्रोसेस लेके समझो, लास्ट ईयर आपने 1000 यूनिट्स सेल किया, ठीक है, ये साल में कोविड आ गया, तो सीधी सी बात है आप फीड फॉरवर्ड करके आपको समझ जाएगा कि यार ये बार तो इतना मेरा सेल नहीं होने वाला है, तो लो परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, सो दिस ईयर सेल्स विल बी 400 यूनिट्स। तो आप बजट सीधा 1000 का 1200 नहीं करोगे, 400 कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि कोविड है, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव कुछ भी आ गया, देन इन दैट केस आप बजट मूव में मैच ही नहीं कर पाओगे, और कस्टमर्स का भी परचेजिंग पावर अब उतना नहीं है। तो ये आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। कुछ इसके लिमिटेशंस है, जैसे अनसर्टेन अगर फ्यूचर होता है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, फोरकास्ट कर रहे हो, फ्यूचर का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। स्टे ऑफ फ्यूचर इज नॉट वेल डेवलप्ड। क्या फ्री रेक्विजिट्स है आपको अगर फीड फॉरवर्ड अपनी कंपनी में डालना है? तो प्लानिंग एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ या एनालिसिस में कुछ भी ऊपर नीचे है, देन इन दैट केस जो फीड फॉरवर्ड के बेस पे आपने पहले ही डिसीजन ले लिया है, दैट वो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो प्लानिंग एंड एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर सेकंड है केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी अप्लाइड इन सिलेक्टिंग इनपुट वेरिएबल्स। सो इनपुट वेरिएबल्स, अभी अगर मैं आपको बिजनेस के एंगल से बताऊं तो रॉ मटेरियल और ये सब कहने से इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका क्या प्रिडिक्टेड बिहेवियर होने वाला है, आपको इसका प्रॉपर थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। फीड फॉरवर्ड सिस्टम मस्ट बी केट डायनामिक। डायनामिक मतलब अगर कोई मेरा टेक्नोलॉजी या चेंज ऑफ टेस्ट या फैशन चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से मेरा बजट भी रेगुलर बेस पे चेंज होते रहना चाहिए। मोड ऑफ कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप, कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए। इनपुट वेरिएबल्स रेगुलरली कलेक्ट करो और उसको असेस करते रहो। इनपुट वेरिएबल्स यानी जो भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए, तो इट कैन बी कि भाई मार्केटिंग टीम को चाहिए कि कितना फोरकास्टेड सेल्स डिमांड आएगा, तो उसके लिए अपने को कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा, वो एक इनपुट हो गया। रॉ मटेरियल वाले को अलग अलग सप्लायर से कोटेशन मंगवाना पड़ेगा, वो उसके लिए इनपुट वेरिएबल हो गया। तो रेगुलर बेसिस पे जो भी परचेज डिपार्टमेंट है उसको रेगुलर बेस पे सप्लायर के पास से कोटेशन मंगवाते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका इनपुट वेरिएबल है। रेगुलर बेस पे कलेक्ट करेगा, असेस करेगा कौन सा बेस्ट है, और उस हिसाब से अपना डिसीजन लेगा। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल रिक्वायर्स एक्शन। बस तो जैसे ही अब आपको ये चीजें पता चल गया, यू कैन टेक योर एक्शन एंड उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो अगर मैं इसको वापस से रीड करूं तो प्लानिंग एनालिसिस रिक्वायर्ड है, इनपुट वेरिएबल्स प्रॉपर्ली अप्लाई होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इनपुट वेरिएबल्स रेगुलर बेस पे कलेक्ट करो, असेस करो। इनपुट वेरिएबल्स क्या होगा? कोटेशन फ्रॉम द सप्लायर, आप वो एक एग्जांपल लिख सकते हो उसके लिए। दूसरा आप लिख सकते हो कि भाई इनपुट वेरिएबल्स में मार्केटिंग टीम को जो आइडिया चाहिए रहता है इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर डिमांड एंड ऑल ऑफ दैट। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल रिक्वायर्स एक्शन, बस बराबर से रेगुलर बेस पे अपडेट होते रहना चाहिए। फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक का एक वो लोग ने
मैंने ये बना दिया डिस्टिंग्विश, ये आपको शायद मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, बट मैंने क्या किया है, फीडबैक फीड फॉरवर्ड का है ना, एक दो केस स्टडीज है, तो वो केस स्टडीज का जो पॉइंट है ना, वो मैंने यहाँ पे डिस्टिंग्विश में डाल दिया, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपको केस स्टडी भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, केस स्टडी का जो भी पॉइंट्स है वो भी इधर आ गया। रिएक्शन, फीडबैक क्या है, इट इज अ रिएक्शन आफ्टर एन एक्शन हैज टेकन प्लेस, जबकि फीड फॉरवर्ड क्या होता है, एकदम प्रोएक्टिव होता है, पहले से ही असेस कर लेगा सिचुएशन को और उस हिसाब से अपना चेंजेस करेगा। मूवमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन, ये फीडबैक है। डिटेक्टिव टूल है, यहाँ पे ये प्रोग्रेसिव या प्रिवेंटिव टूल है, पहले से ही मेरे को पता है कि अगर मुझे आइसक्रीम खाने से सर्दी होने वाली है, देन इन दैट केस मैं खाऊंगा ही नहीं, फीड फॉरवर्ड कर लिया मैंने। फोकस ऑन आउटपुट, यहाँ पे फोकस इनपुट के ऊपर होता है, देखो फोकस ऑन आउटपुट मतलब आउटपुट आने के बाद फिर मैं उसमें चेंजेस लाऊंगा, इसमें इनपुट में ही मैं चेंजेस ले आऊंगा ताकि आउटपुट जैसा मुझे डिजायर्ड हो वैसा मिले। पॉइंट आउट इन करेक्ट इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज, सो इम्परफेक्ट परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद अगर मैंने कुछ करेक्ट किया तो वो फीडबैक है, एंड पहले से अगर मैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दूंगा तो वो हो जाएगा मेरा फीड फॉरवर्ड। सो ये था पूरा आपका फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। तो फेज वन जो मैंने आपको देखो जब समझाते हुए बोला था कि ये देखो ब्लू में जो ये हाईलाइटेड है, फीड फॉरवर्ड फीडबैक, ये आपका फेज वन है। दिस फेज वन इज टोटली डन एंड डस्टेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है, देखो सी, अगर मैं किसी को बोलता हूं जिसको 70% आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो मेरा एक बच्चा है, मेरे बच्चे को मैं बोलता हूं तेरे को बेटा 8th स्टैंडर्ड तक 9th स्टैंडर्ड तक कितना परसेंट आया, वो बोलता है सर पापा मेरे को है ना 70% आया है हमेशा। और अब मैं उसको बोलता हूं अचानक में 10th स्टैंडर्ड में चल तू 95% लेकर आ, देन इन दैट केस वो मोटिवेट की जगह इतना डिमोटिवेट हो जाएगा कि वो 70 भी नहीं ला पाएगा। जी हाँ, ये एक्चुअली एक बिहेवियरल स्टडीज किया है जिसके बेसिस पे पता चला है कि देखो आप किसी को भी अगर आपको मोटिवेट करना है ना, तो वो जो कर रहा है उसे थोड़ा डिफिकल्ट काम दो तो वो मोटिवेट होके वो काम करेगा, बट अगर आपने एकदम डिफिकल्ट काम दे दिया ना, देन इन दैट केस वो जितना कर रहा था वो भी नहीं कर पाएगा, तो 70 की जगह पे वो 50% पे आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे 90-95% तो मैं ला ही नहीं पाऊंगा, 95% तो मैं ला ही नहीं पाऊंगा, छोड़ पढ़ता ही नहीं, एटीट्यूड वैसा हो जाएगा, परफॉर्मेंस विल गो डाउन। बट अगर उसको बोला भाई तेरे को कितना आया, तो बोलेगा 9th स्टैंडर्ड तक सर पापा मेरे को है ना 70-75% आया, ठीक है 10th स्टैंडर्ड में तू 80% लाके दिखाएगा तो मैं तेरे को कुछ XYZ एक बाइक दूंगा, यस पापा मैं पक्का लेकर आऊंगा। समझ रहे हो तुम लोग, इसको कहते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट। भी ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं ना कोई भी प्रोसेस में, स्पेशली बजट मेकिंग प्रोसेस में, देन इन दैट केस बिहेवियरल एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है। आओ, सो आफ्टर बजट कंपैरिजन स्टार्ट होता है किसका, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, पोटेंशियल परफॉर्मेंस का, एंड देन फ्लेक्स्ड बजट परफॉर्मेंस बनता है। आप पूछेंगे सर फ्लेक्स बजट क्या होता है, मैं आपको एक खाली छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने 100 यूनिट्स के हिसाब से आपका बजट बनाया, ठीक है, अब होगा क्या पता है क्या, एक्चुअल में सपोज 125 यूनिट्स बन रहा है, देन इन दैट केस आप क्या कर लोगे, ये बजट को थोड़ा सा चेंज कर लोगे। कैसे चेंज कर लोगे, आप भी इसको 125 यूनिट्स के हिसाब से बना दोगे, बराबर। तो बजट को जब आप एक्चुअल के हिसाब से चेंज कर देते हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बजट, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बजट है वो मेरा किसके हिसाब से चेंज हो गया, कहना ही से वो मेरा एक्चुअल के हिसाब से चेंज हो गया। तो जब ये बजट एक्चुअल के हिसाब से चेंज हो जाता है ना, तो इसको कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट। आओ इधर, फ्लेक्स बजट मींस एडजस्टिंग बजट्स विद एक्चुअल टू मेक इट कंपेरेबल। अब अगर मैं ये 100 यूनिट्स और 125 यूनिट्स बजट और एक्चुअल को कंपेयर करूंगा तो कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि एक 100 यूनिट्स के लिए एक 125 यूनिट्स के लिए। बट यही अगर अब मैं 125 यूनिट्स एंड 125 यूनिट्स मतलब जो फ्लेक्स्ड बजट बना है उसके साथ कंपेयर करूंगा ना, आहा एक नंबर, डेफिनेटली वो कंपेरेबल हो जाएगा। समझ गए? अब आगे देखते हैं, एक्सेप्टेंस बाय मैनेजर्स एज देयर ओन टारगेट्स। देखो अब कभी भी मैनेजर जो बजट बनाया है उसको एक्सेप्ट तभी करेगा जब उसको लग रहा है कि हाँ यार ये जो भी बजट बना है ना वो एकदम मेरे टारगेट्स के रीच में। तो जैसा मैंने बोला कि अगर मैंने मेरे बच्चे को पूछा भाई कितना आ रहा है तेरे को परसेंटेज, वो बोलता है मेरे को 70-75 आ रहा है, और उसको मैंने बोला कि चल ये बार 80% लाने का ट्राई कर, रीच में है, पॉसिबल है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, ही विल agree to it as his own target.
गुड अपवर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बस सीधा उसको बोल दिया, ये भाई 90-95% लेकर आने का, नहीं, कम्युनिकेशन होगा। बजट में मैं बोलूंगा नहीं नहीं बेटा 85% लेकर आए बार, वो बोलेगा नहीं 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 पापा 70-75 है, उससे ज्यादा थोड़ा 78 तक हो पाएगा, नहीं नहीं चल 80 पे अपन करते हैं, ठीक है पापा चलेगा। सो गुड अपवर्ड कम्युनिकेशन। मोर डिमांडिंग द बजट बेटर रिजल्ट, बट बजट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। यही बात मैं आपको बता रहा था। मैनेजर्स रिएक्शन टू बजट बेस्ड ऑन कल्चर ओरिजिनल नॉर्म्स। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स कैसे है, ओवरऑल कल्चर कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक को बहुत डिफिकल्ट दे दिया बजट, एक को बहुत इजी बजट दे दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल नॉर्म्स के हिसाब से वर्कआउट होना चाहिए एंड दे शुड बी एक्सेप्टेड पॉजिटिवली। अगर उसमें नेगेटिव एटीट्यूड आ गया देन इन दैट केस आप जितना बजट बनाया है, जो आपने जो सोचा है उससे भी नेगेटिव में चले जाओगे। ये देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाला डायग्राम दिया है, मैं आप लोग के साथ फटाफट डिस्कस करता हूँ। इजी, बजट, डिफिकल्टी एंड डिफिकल्ट। मैं एक बार ऐसे ही यहाँ पे एक ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया। तो क्या है ये देखो, इजी है पहले तो, फिर थोड़ा डिफिकल्टी है, और फिर वेरी डिफिकल्ट स्टेज पे आप आ जाते हो। तो इजी, बजट, डिफिकल्टी एंड फिर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखो जब तक आप डिफिकल्ट वाला काम दे रहे हो ना, जब तक आप डिफिकल्ट वाला काम दे रहे हो ना, काम अच्छा होगा। बट अगर आपने एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल पे ले गया ना, देन इन दैट केस ये देखो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सी इफ दिस इज एवरेज डिफिकल्ट लेवल, तो मैं एवरेज डिफिकल्ट लेवल पे काम करने को तैयार हूं। आप मेरा एवरेज डिफिकल्ट रखो, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने बोला कि नहीं 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 तेरे को तो वेरी डिफिकल्ट लेकर आना है यहाँ पे तो ही चलेगा, देन इन दैट केस ये मेरा जो परफॉर्मेंस है ना ये भी ड्रॉप हो जाएगा। आओ ये देखो यहाँ पे देखो, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो भाई इजी, एक्सपेक्टेशंस क्या है अपना, इजी से थोड़ा डिफिकल्ट, चलो ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो चलेगा। बट अगर आप बोलते हो नहीं भाई हमारा तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, वेरी डिफिकल्ट है, देन इन दैट केस यहाँ पे जो मेरा ऑप्टिमल बजट है वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा और उसके भी नीचे चले जाऊंगा। तो 70 वाले को बोला 95 लेकर आना ही है, देन इन दैट केस वो 70 भी नहीं लाएगा, 50 पे सीधा चले जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, तो प्रोबेबली दे मे स्टार्ट टुगेदर, दिस इज द परफेक्ट ऑप्टिमल बजट, या बोलते हैं ना एक डिफिकल्टी लेवल एकदम परफेक्ट है। बट आप बोलोगे नहीं नहीं भाई एक्सट्रीम डिफिकल्ट पे जा, तो क्या होगा पता है क्या, जो पॉसिबल था वो भी डाउनफॉल पे चले जाएगा। आर वी क्लियर? सो ये एक यू कैन से डायग्राम है इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस का। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस स्मॉल थिंग। तो ध्यान रखने का अपने को कि टू डिफिकल्ट बजट ना चले जाए, मैनेजर शुड एक्सेप्ट इट एज हिज ओन बजट, कम्युनिकेशन रेगुलर बेस पे होते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा बजट डिफिकल्ट होगा देन इन दैट केस परफॉर्मेंस और ड्रॉप हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स के हिसाब से मैनेजर्स को देना है एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड पॉजिटिवली बाय ऑल द मैनेजर्स। आई होप वी आर क्लियर। चलो अब आते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो बिहेवियरल एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया, ये जो ग्राफ अपन ने बनाया वो बिहेवियरल एस्पेक्ट ही है ना, कि उसको ओवर एक्सपेक्टेशन वाला बजट दे दिया, उसका बिहेवियर नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ पे देखो अबाव ग्राफ या जो साइड में ग्राफ है शोज दैट बजट शुड बी मॉडरेटली डिफिकल्ट टू अचीव इट, इफ इट इज टू डिफिकल्ट देन एक्चुअल परफॉर्मेंस विल फॉल ड्रास्टिकली। पार्टिसिपेशन ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है आपका इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। एट टाइम्स क्या होता है पता है क्या, एम्प्लॉइज सोचने लगता है कि यार मैं कॉस्ट पे ध्यान दूं या मैं क्वालिटी पे ध्यान दूं। अगर मैं कॉस्ट पे ध्यान देता हूं तो मेरा जो बजट है जो मैंने सोचा है वो मैच हो जाएगा, बट हो सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। बट अगर मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं देन इन दैट केस मैं बजट को थोड़ा ओवर रन करूंगा, चलेगा। इट शुड ऑलवेज बी थॉट विद अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सो मैनेजर शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू while implementing a plan. So हर चीज में कॉस्ट रिडक्शन शुड नॉट बी द फोकस, क्वालिटी आपको देखना ही पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि मैनेजर्स बजट स्लैक इंप्रूव करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये बजट स्लैक क्या होता है, तो आइए समझाता हूं मैं आपको बजट स्लैक। आपने अपने पेरेंट्स को जाके बोला कि मम्मी मम्मी पापा पापा मैं है ना देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक 70 to 75% लेकर आया हूं, तो ये बात मैं है ना
वही रेंज में लेकर आऊंगा। बट ये बार 10 स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, है ना। लग रहा है कि मैं 65% ही ला पाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के अपने आप को, आपको पता है 70 to 75 तो आ सकता है, अभी तक तो आया ही ना, बट आप जानबूझ के यू आर अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ। क्यों? ताकि 65 बोला और अगर 67 68 भी आया तो मम्मी पापा खुश, क्योंकि अपन ने तो 65 ही बोला था। ऐसा ही कुछ मैनेजर बोलता है। समझो मैं परचेज मैनेजर हूं, मेरे को बाहर से कोई रॉ मटेरियल 25 में मिल रहा है ना, तो मैं बजट में दिखाऊंगा कि मेरे को 30 में मिल रहा है वो। अब वो 30 में अगर मैंने दिखा दिया और 25 की चीज भाई 27 28 में भी लाया, तो भी मैंने तो जानबूझ के बजट में अपने आप को अंडर वैल्यू कर दिया था, तो 30 दिखाया था। अब मैं तो 27 28 में ला रहा हूँ। कंपनी खुश हो जाएगी, कंपनी बोलेगी अरे वाह तुमने तो 30 बोला था, तुम 27 28 में लाए हो, वेरी गुड। इसको कहते हैं बजट स्लैक इंट्रोड्यूस करना, मतलब खुफिया बनाना अपनी कंपनी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैनेजर्स टू सेट देयर ओन टारगेट्स, अगर मैनेजर को खुद का ओन टारगेट सेट करने दिया तो क्या होगा, स्लैक का देखो क्या मस्त एक्सप्लेनेशन दिया है। पर्पसली मेकिंग बजट इजी टू अचीव और मेकिंग इजीली अचीवेबल टारगेट्स। अब 70 75 वाला मैं हर बार लाता हूँ, अपनी मम्मी पापा को बोला सर मम्मी ये बार तो 65 ही आएगा, तो पर्पसली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बजट को इजी कर रहा हूँ ताकि बहुत आराम से अचीव हो जाए। मैं परचेज मैनेजर हूं, मैं 25 रुपए का मेरे को मिल सकता है, मैं जानबूझ के 30 का स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट दिखा रहा हूं। क्यों? ताकि इजीली अचीव हो जाए। ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात नहीं है। बट अगर मैंने कई बार मैनेजर को बोला ना कि चल ना मैनेजर तू बना के दे बजट, देन इन दैट केस ये इशू होने का चांसेस है। तो मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर बोलता है किसी को कि भाई चल तू तेरा लेवल का बजट बना रहे, तू तेरा बजट बना रहे, तू तेरा बजट बना रहे, तो ये एक इशू आ सकता है। क्या? दे में इंट्रोड्यूस अ बजट स्लैक। आइए रीड करते हैं। स्लैक टारगेट्स, अगर हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ मीटिंग टारगेट्स हुआ ना, देन इन दैट केस डेफिनेटली मैनेजर स्लैक इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा। मतलब अगर आपने बोला, टॉप लेवल ने बोला कि देखो ये बार का बोनस आपको तभी मिलेगा जब आपने जो बजट अपन ने सोचा है वो बजट और एक्चुअल आपका मैच हो जाए, या बजट से आपने बेटर किया तो ही आपको बोनस मिलेगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। तो फिर जानबूझ के वो स्लैक इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बजट के हिसाब से मैच करने वाले हैं वो लोग, वैसा। एंड दूसरा है रिलैक्स्ड एटीट्यूड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अगर कंसीडर किया कि भाई ठीक है तू बजट के ऊपर इतना मत भाग, तू क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे, देख बराबर कॉस्ट बैठ रहा है कि नहीं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, देन इन दैट केस वो बजट स्लैक इंट्रोड्यूस ही नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है कि खाली बजट के बेसिस पे उसको एस्टिमेट नहीं किया जा रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ मीटिंग टारगेट्स हुआ, मैनेजर्स विल इंट्रोड्यूस स्लैक। Relaxed attitude and combination of factors are considered, managers will not introduce slack। अगर आप बता रहे हो कि मैं देखो मैंने ना कॉस्ट बढ़ाया बट मैंने सामने क्वालिटी भी दिया है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आया, फीडबैक बहुत अच्छा है, देन इन दैट केस भले ही बजट से थोड़ा कॉस्ट ज्यादा गया बट लॉन्ग टर्म में क्वालिटी मैटर करेगा, क्वालिटी अच्छा दिया है, चलो वेरी गुड। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है तो मेरे को स्लैक इंट्रोड्यूस करने की जरा भी जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा एटीट्यूड है नहीं नहीं बजट बजट के हिसाब से नहीं हुआ, बजट से ज्यादा कॉस्ट हो गया, नहीं चलेगा, वो जानबूझ के स्लैक इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा। सो ये है एक छोटा सा डिस्कशन ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बजटिंग। सो आई होप आप लोग को पूरा क्लैरिटी आ गया होगा कि हाउ डज दिस होल थिंग वर्क। अब अपन लोग आएंगे दो एस्पेक्ट समझने, एक है टॉप डाउन अप्रोच, एक है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। दोनों तरीके हैं बट उसका बिहेवियरल इंपैक्ट आपको समझ गया होगा। बिहेवियरल इंपैक्ट क्या है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो परफॉर्मेंस ड्रॉप होना चाहिए। मैनेजर शुड एक्सेप्ट ऑल थिंग्स एज देयर ओन टारगेट्स। कम्युनिकेशन रेगुलर बेस पे होते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड नॉर्म्स के हिसाब से काम होना चाहिए। टू डिफिकल्ट बजट नहीं करना है, सबको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेना है। बजट स्लैक इंट्रोड्यूस नहीं होने देना। बजट स्लैक मतलब कन्वीनियंटली मेकिंग द बजट इजी सो दैट इट कैन बी इजीली अचीव्ड। अगर बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन है आपको बजट से ही तो बजट स्लैक इंट्रोड्यूस होगा, अदरवाइज बजट स्लैक इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सो आई होप वी आर क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका बोथ द स्टाइल्स। एक है टॉप डाउन इम्पोज स्टाइल। मैनेजर जो बोलेगा या टॉप लेवल मैनेजमेंट आई मीन जो बोलेगा वो ही वैसा ही बजट बनेगा, उसी को आपको फॉलो करना है, उसी के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। बजट प्रिपेयर्ड सेंट्रली, सबऑर्डिनेट हैव लिटिल इन्फ्लुएंस। फटाफट बन जाता है वो तो, क्योंकि उनको क्या करना है,
हाई लेवल टारगेट्स बना दो, रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट बजट, क्योंकि आपने लोअर लेवल पे जाके देखा ही नहीं है कि कौन सी चीज को कितना टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली आप जो बजट बनेगा उसका इनएक्यूरेट बनने का चांसेस ज्यादा है, प्लस हो सकता है उस उस चीज में आप एक्स्ट्रा डिफिकल्ट बजट भी बना दे। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, मैनेजर्स का फुल पार्टिसिपेशन होता है, थोड़ा उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इट इज ऑलवेज गुड, एंड इन सच सिचुएशन बजट स्लैक का स्कोप रहता है। क्यों? क्योंकि आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट ने ये बनाया है बजट, तो ऑब्वियसली जब उनको खुद मौका दिया है बजट बनाने का, तो वो स्लैक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या है। पार्टिसिपेशन अप्रोच का एडवांटेजेस क्या है देखते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड एंड एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है, प्लस अनरियलिस्टिक गोल्स के लिए आप कुछ एक्सक्यूज नहीं बना सकते, क्योंकि आपने ही ये बजट बनाया है। बजट जब बनाओगे, जब आपको खुद बजट बनाने को बोला है, तो आपको पूरा एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि भाई कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना आप अचीव कर पाओगे, ऑल ऑफ दैट। एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, एंड एट द सेम टाइम गोल कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से, मतलब एम्प्लॉय को खुद को पर्सनल बेनिफिट भी देखना है, कंपनी का बेनिफिट भी देख के वो ओवरऑल बजट बन सकता है आपका। डिसएडवांटेज है कि अगर आपके एम्प्लॉय के पास नॉलेज ही नहीं है, देन प्रॉब्लम है। लिमिट्स द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा आर्ग्यूइंग में। मतलब मैंने अगर बजट बनाया कि से 9 करोड़ का प्रॉफिट होगा, मेरा सामने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेगा नहीं नहीं 15 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसे बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस केस में, एंड आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द प्रपोज बजट, जो अपन बजट स्लैक की बात कर रहे थे। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है पार्टिसिपेटिव अप्रोच में। क्या कि भाई सामने वाला जो बजट बना रहा है, अगर उसके पास उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, कई बार आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ एडवांटेजेस भी है इसके, कि जो एम्प्लॉय है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है कॉस्ट का, टेक्निक्स का, कुछ भी गोल्स के लिए, फिर वो नहीं बोल सकता कि अरे यार सर ये तो आपने अनरियलिस्टिक गोल्स बना दिया, नहीं तूने ही तो बजट बनाया है, तो तुझे तो अचीव करना ही है, समझ रहे हो? सो इट बिकम्स इजी, मैनेजमेंट जो भी है या जो एम्प्लॉय है, इट विल कंसिडर इट एज हिज ओन पर्सनल गोल्स, वो भी उस हिसाब से मोटिवेट होगा, गोल कॉन्ग्रुएंस भी मैचअप हो जाएगा। कंटिन्यू करता हूं इसको मैं, कि क्या सिचुएशंस है जब पार्टिसिपेटिव बजटिंग लेस इफेक्टिव होगा। याद देखना, पार्टिसिपेशन स्टाइल लेस इफेक्टिव, ये थ्योरी के लिए 5 मार्क के लिए आ सकता है, ध्यान से सुनना। पार्टिसिपेशन स्टाइल लेस इफेक्टिव कब? अगर अथॉरिटेरियन मैनेजर है, मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, नहीं मैं जो बोलेगा वैसे ही होगा, बोल दिया ना मैंने, तो अगर मेरा पर्सनालिटी वैसा है, देन इन दैट केस आपके ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटिव काम ही नहीं करेगा। दूसरा, अगर एकदम हाईली प्रोग्राम एनवायरमेंट है, तो ये तो सब चीजें सिस्टमैटिकली सेट है, प्रोग्राम है ना, तो उसमें आप क्या पार्टिसिपेट करवा के चेंज करवाओगे। इंडिविजुअल्स हु हैव लो डिग्री ऑफ कंट्रोल, से फॉर एग्जांपल प्यून और ये सब है, तो ये लोग के पास थोड़ी ना कोई कंट्रोल है कोई भी चीज का, या कोई भी कॉस्ट का, एक्सपेंस का, तो उनके लिए वो खुद नहीं बना पाएंगे। जॉब डिफिकल्टी एकदम इजी है, सपोज अभी अगर कोई एडमिन काम कर रहा है, उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट काम तो है नहीं, तो उसके लिए भाई अपन टॉप लेवल मैनेजमेंट से बना देंगे उसका टारगेट, बात खत्म। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही आपका सेंट्रलाइज्ड है, देन भी बात खत्म हो गया। सो 5 कब सिचुएशंस है जब पार्टिसिपेटिव लेस इफेक्टिव होगा। पहला, अगर पर्सनालिटी मेरा है ऐसा कि अथॉरिटेरियन ही मेरा, बोलते ना एटीट्यूड ही वैसा है कि मैं बस सबको ऑर्डर ही करते रहता हूं। अगर हाईली प्रोग्राम एनवायरमेंट वर्क सिचुएशन है, तो भी जरूरत नहीं है। अगर जैसे डिग्री ऑफ कंट्रोल ही नहीं है किसी एम्प्लॉय के पास, या उसका कॉन्फिडेंस लो है, या फिर अगर सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशनल, मेरा स्ट्रक्चर ही सेंट्रलाइज्ड लेवल पे पूरा स्ट्रक्चर्ड है, देन इन दैट केस अगेन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट काम का नहीं है। बट ये अगर कौन से सिचुएशंस है जब टॉप डाउन अप्रोच यूज होगा। पहला, अगर सेम यूनिट्स बना रहे हैं एंड स्टेबल एनवायरनमेंट है, मतलब यही यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बनते जा रहे हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट है, तो फिर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन का जरूरत ही नहीं है, टॉप लेवल आएगा, देखेगा, रिव्यू करेगा, ओके ठीक है चलो लेट्स एग्जीक्यूट। दूसरा, हाईली प्रोग्रामेबल प्रोसेस, जो ऑलमोस्ट अपन ने यहाँ पे सिमिलर पॉइंट्स ही हो गया। अगर इनपुट आउटपुट का हाईली प्रोग्रामेबल चीजें हैं, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब
सेट है, देन इन दैट केस उसमें पार्टिसिपेशन का जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये एम्प्लॉय मुझे खुफिया बना सकता है और बजट स्लैक इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो मैं उसको नहीं बनाने दूंगा। एंड मैनेजर्स कैन सिग्निफिकेंटली, इफ दे कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स, मतलब अगर कुछ विंडो ड्रेसिंग कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया, देन इन दैट केस नहीं चलेगा, पार्टिसिपेटिव टॉप डाउन ही मैं करूंगा। तो 5 सिचुएशन जब पार्टिसिपेटिव लेस इफेक्टिव है, 4 सिचुएशन जब टॉप डाउन बेस्ट है। ये अभी अपन ने पढ़ा। कौन से 5 सिचुएशन है? जब अथॉरिटेरियन मैनेजर है, उसका पर्सनालिटी प्रोग्राम हाईली प्रोग्राम एनवायरमेंट है, लो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, एंड जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वही सेंट्रलाइज लेवल पे सेटअप है। एंड कौन से सिचुएशन है? जब टॉप डाउन अप्रोच आप बोलोगे, हाईली प्रोग्राम एनवायरमेंट हो, सेम यूनिट सिमिलर स्टेबल एनवायरमेंट है आपका, सेम यूनिट्स वही होमोजीनियस यूनिट्स बनाते जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, बजट स्लैक ला सकते हो आप, या फिर मैनेजर अगर अपने रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है तो इन सच सिचुएशंस में आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यूज करोगे, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यूज नहीं करोगे। सो आई होप पार्टिसिपेटिव एंड टॉप डाउन एक अच्छे लेवल पे अपने को समझ में आ गया होगा। एंड वी आर डन विद पार्टिसिपेटिव एंड टॉप डाउन अप्रोच। चलो नेक्स्ट है यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। देखो वो लोग क्या बोलते हैं ना, 3 स्टाइल्स है मैनेजर्स के जो बजट बनाते हैं। एक होता है बजट कॉन्स्ट्रेंड मैनेजर, दूसरा होता है प्रॉफिट कॉन्शियस मैनेजर, एंड तीसरा होता है नॉन अकाउंटिंग मैनेजर। बजट कॉन्स्ट्रेंड मतलब बोलते हैं ना वो लकीर का फकीर, एकदम मतलब घोड़े की नाल जैसा, बस उसको चाहिए कि जैसा बजट में लिखा है वैसा ही होना चाहिए, उस हिसाब से वो आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। एवरीथिंग फॉर हिम इज ओनली वन थिंग विच इज बजट बजट बजट। तो देखो इधर, फुल्ली फोकस ओनली ऑन द बजट, प्रिपेयर्ड एंड शॉर्ट टर्म फोकस, मतलब उसका खाली एक ही थॉट प्रोसेस है कि भाई बजट के हिसाब से होना चाहिए। समझो लॉन्ग टर्म में 2-3 साल में मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है, बट मैं बजट के अगेंस्ट जाऊंगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका शॉर्ट टर्म फोकस है, बजट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट मैनेजर। दूसरा है प्रॉफिट कॉन्शियस मैनेजर, जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, जिसका फोकस प्रॉफिट के ऊपर भी है, एट द सेम टाइम क्वालिटी, वो दोनों को बैलेंस करके चलता है। फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म गोल्स। एंड थर्ड है नॉन अकाउंटिंग, जिसको एक ही चीज से कंसर्न है, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एम्प्लॉइज खुश है कि नहीं काम के हिसाब से, उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं, उसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। सो ये देखो, फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी हो गया, एम्प्लॉय मोटिवेशन हो गया, पर भाई ये सब करते करते क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 3 तरह के मैनेजर्स है, आप कौन सा बनना चाहोगे? डेफिनेटली सर हम प्रॉफिट कॉन्शियस बनना चाहेंगे। तो तीनों एक बार वापस से देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मैनेजर्स आते हैं। एक जो बजट कॉन्स्ट्रेंट, लकीर का फकीर, जो बोलता है बजट के हिसाब से ही सब होना चाहिए एंड उसका एक शॉर्ट टर्म फोकस है। दूसरा है प्रॉफिट कॉन्शियस, हु फोकसेस ऑन द प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द सेम। एंड थर्ड है अकाउंटिंग नॉन अकाउंटिंग मैनेजर, जिसको खाली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ही ध्यान है। अब इनके बारे में देखो क्या बोला है, इफेक्ट्स ऑफ 3 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्वॉल्वमेंट विद कॉस्ट हाई, बजट कॉन्स्ट्रेंट मैनेजर जो है ना, वो तो भाई फुल फोकस है उसका, तो बजट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो इन्वॉल्वमेंट विद कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जो बजट में आपने कॉस्ट दिया है उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। प्रॉफिट कॉन्शियस वाला वो भी ध्यान देगा उसके ऊपर, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हो, तो उसकी बात चल रही है। तो क्या वो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर फोकस करता है क्या बजट कॉन्स्टेंट वाला? बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके लिए तो बजट का जो कॉस्ट है वही एवरीथिंग है। प्रॉफिट कॉन्शियस वाला भी देखेगा, बिकॉज अगेन उसको भी प्रॉफिटेबिलिटी का जरूरत है। बट नॉन अकाउंटिंग वाले को कॉस्ट से कोई लेना देना है क्या? द आंसर इज नो। इसके लिए इधर लिखा है लो। सेकेंड वाला है जॉब रिलेटेड टेंशन। तो ये बजट वाले को जॉब रिलेटेड टेंशन बहुत रहता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि भाई देखो बजट के हिसाब से चले तो ही अपना जॉब कंटिन्यू होगा, अदरवाइज हमारे को जॉब से निकाल देंगे। तो मतलब बेसिकली जो बजट बनाया है, अगर वो फॉलो नहीं हुआ, देन इन दैट केस वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएगा। जबकि जो प्रॉफिट कॉन्शियस है, वो बोलेगा कि भाई देखो अगर बजट फॉलो नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, क्या वो जस्टिफाइड रीजन है और क्या उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में अपने को बेनिफिट होगा, तो चलेगा मेरे को। तो वो प्रॉफिट कॉन्शियस वाला क्या हो गया, जॉब रिलेटेड टेंशन मीडियम, एंड नॉन अकाउंटिंग वाले को भी एज सच मीडियम टेंशन है। मैनिपुलेशन कौन कर सकता है? बजट कॉन्स्टेंट वाला, क्योंकि वो क्या सिर्फ अकाउंटिंग बेसिस पे ही चल रहा है, तो उसका एक्सटेंसिव है। बाकी दोनों लिटिल लिटिल मैनिपुलेशन कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स एंड कलीग्स, बजट कॉन्स्टेंट वाले का कभी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज सपोज किसी सुपीरियर ने या कलीग ने
बोलते ना ओवरऑल कंपनी के गोल कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से कुछ भी काम किया बट वो बजट से थोड़ा सा अगेंस्ट में जाके किया, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द बजट कॉन्स्टेंट मैनेजर। तो उसका जो रिलेशन है वो थोड़ा पुअर रहता है। बाकी प्रॉफिट कॉन्शियस एंड नॉन अकाउंटिंग का इट इज गुड बिकॉज दोनों क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर इक्वली फोकस करते हैं। अब जुलाई 21 में इंस्टीट्यूट सॉरी जैन 21 के पेपर में क्वेश्चन 6 भी इंस्टीट्यूट ने पूछा, और ये देखो एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि भाई देखो बजट कॉन्स्टेंट, प्रॉफिट कॉन्शियस एंड नॉन अकाउंटिंग मैनेजर है तो किसका कितना एक्सटेंसिव है। तो इन्वॉल्वमेंट विद कॉस्ट कैन आई से यहाँ पे अपने को हाई लिखना है, बराबर है। प्रॉफिट कॉन्शियस वाले का इन्वॉल्वमेंट विद कॉस्ट हाई है एंड नॉन अकाउंटिंग वाले का अपन बोलेंगे मीडियम या लो है। अभी जॉब रिलेटेड टेंशन इसका हाई है, रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स एंड इसमें अपन लोग इधर क्या लिख देंगे, पुअर लिख देंगे। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपन लोग हाई लिख देंगे। तो एग्जैक्टली ये ही टेबल एज इट इज जो आपके मॉड्यूल में है या अपने बुक में है एज इट इज इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, फुल 5 मार्क्स इन योर पॉकेट। समझे? तो आपको ये सब आना चाहिए। अब अगर किसी ने ये टेबल ही नहीं पढ़ा होगा, ऑप्शन में छोड़ दिया होगा, तो गया उसका तो 5 मार्क। उसके ऊपर और 3 मार्क जहां पे वो लोग ने क्या पूछा पता है क्या? एक्सप्लेन। क्या पूछा है वो लोग ने? द 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स नेमली बजट कॉन्स्टेंट, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, नॉन अकाउंटिंग स्टाइल हैव बीन ऑब्जर्व्ड। उसको एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे अपन लोग ने वो एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। समझे? कैन आई से इजीली 8 to 10 मार्क्स अपने को स्कोर करने को मिल सकता है? डेफिनेटली यस, बट आपको स्मार्टनेस होना चाहिए कि आप सब बराबर से पढ़ के जाओ। सो दिस वाज द सेकंड फेज जो अभी यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं अपने स्टडी मेंटर इंडेक्स पे जाऊं तो आप देखोगे जो भी येलो वाला पार्ट है, इफेक्ट of budget difficulty on performance, budget slack, behavioral aspect of budgetary control, participation in budgeting process, different situations of budgeting, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सब का सब मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब चलेंगे अपन थर्ड विच इज द लास्ट फेज जो है मेरा बियॉन्ड बजटिंग। सो आई होप इधर तक अपने को पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी, विच वॉज ऑफ सेकेंड पेज जहां पे बिहेवियरल एस्पेक्ट, पार्टिसिपेटिव, टॉप डाउन अप्रोच, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कब पार्टिसिपेटिव लेस इफेक्टिव होता है, कब टॉप डाउन अप्रोच यूज करना ही पड़ता है, ये सब चीजें अपनी क्लियर हो गई। कब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 3 टाइप के मैनेजर्स होते हैं, एक प्रॉफिट कॉन्शियस, एक बजट कॉन्स्टेंट, एक अकाउंटिंग वाला। और यहाँ पे क्या क्या उसका इन्वॉल्वमेंट विद जॉब, जॉब इन्वॉल्वमेंट विद कॉस्ट हाई हाई, लो, जॉब रिलेटेड टेंशन वेरी हाई, मीडियम मीडियम, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा कर सकता है तू, एक्सटेंसिव, देखो हाई भी नहीं लिखा, एक्सटेंसिव, लिटिल लिटिल, रिलेशनशिप विद सुपीरियर एंड कलीग्स उसका पुअर है, बाकी दोनों का गुड गुड है। सो आई होप क्लियर एंड कंप्लीट। एंड अपन लोग अब आ रहे हैं बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर। बट बियॉन्ड बजटिंग क्यों आया? बिकॉज ट्रेडिशनल बजटिंग में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। तो सर क्या लिमिटेशंस थे ट्रेडिशनल बजटिंग में, आओ देखते हैं। तो देखो पहले क्या होता था पता है क्या? ट्रेडिशनल बजटिंग, तो ट्रेडिशनल बजटिंग कैसे वो लोग बनाते थे, पुराना वाला बजट ले लेते थे और वो पुराने वाले बजट में थोड़े बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन देख लिया, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन देख लिया, उतना ऐड कर दिया और हो गया। वो उनका पूरा उस हिसाब से बजट बना देते थे। ना कभी एम्प्लॉय को पूछते थे कि भाई क्या कैसा रहा ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्या अपने को ये बार इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए, कुछ भी नहीं। मार्केट में अपना कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है देखते ही नहीं थे। कुछ आइडिया नहीं है कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर का, वो सब चीजें इग्नोर करके पहले ट्रेडिशनल बजट बन जाता था। और यही लिमिटेशंस की वजह से अब अपने को बियॉन्ड बजटिंग पे आना पड़ा। तो क्या लिमिटेशन से आओ देखते हैं। सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग, 3-3 महीना एक साल के बजट बनाने में डालते थे, तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। उससे अच्छा आप रेगुलरली मंथली बेसिस पे बनाते जाओ, शॉर्ट 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 टाइम में फटाफट शॉर्ट बजट बनाओ एंड देखते जाओ हाउ यू आर कोपिंग अप विद द मार्केट। सेकंड है बैरियर टू चेंज। अभी अगर कौन चेंज करेगा यार कुछ भी बजट, तो उसमें वो लोग एक बार बजट बना दिया उसके बाद कभी बजट को वापस देखते नहीं थे, एक साल के बाद वापस देखेंगे कंपैरिजन के लिए, दैट्स इट। बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड असम्पशंस एंड गेस वर्क, गैस कर लेते थे कि हाँ भाई देखो ये बार मेरा सैलरी 1 लाख था तो नेक्स्ट ईयर 1,10,000 होगा, बस गैस वर्क के हिसाब से काम कर देता। अब आज की तारीख में ऐसा थोड़ी ना चलेगा दीदी। पीपल फील अंडर वैल्यूड क्योंकि पार्टिसिपेशन ही नहीं है, टॉप डाउन अपने हिसाब से लास्ट ईयर का बजट देखता है, एक्चुअल्स देखता है और ये बार अपने हिसाब से तो एडिशन डिलीशन करके नया बजट भेज देता है। तो इम्पोज स्टाइल है, कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो पब्लिक को लगता है कि यार हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं बजट बनाने के प्रोसेस में। इनफ्रीक्वेंट अपडेशन, एक एक साल तक वही बजट चलते रहता है।
फोकस सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर है, वैल्यू क्रिएशन के ऊपर जरा भी नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए कि बजट बनाना क्यों है, ताकि अपन कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। वैल्यू क्रिएशन दिमाग में भी नहीं आता है, स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं है, एंड कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाता है। सो ये सब इतने सारे नेगेटिव्स है, लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से अब अपने को कोई नया तरीका ढूंढना था, एंड वी केम अप विद बियॉन्ड बजटिंग। अगेन क्या क्या इश्यूज थे? सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग, बैरियर टू चेंज, कोई भी चीज चेंज करनी है तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स है, चेंज नहीं कर सकता मैं मेरे बजट को, फ्लेक्स नहीं कर सकता मेरे बजट को। थर्ड था मेरा अनसपोर्टेड असम्पशंस, गेस वर्क के हिसाब से बना है, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करता है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच नहीं है, तो उनको अंडर वैल्यूड फील होता है, फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता है मेरा जो भी बजट्स है। कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ही फोकस है, वैल्यू क्रिएशन के ऊपर कोई फोकस नहीं है, स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं है, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग की वजह से आया मेरा न्यू तरीका, जिसको मैं कहता हूं बियॉन्ड बजटिंग, जो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। यहां पे क्या होता है पता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्रोमा, अगर आप लोग ने सुना होगा, टाटा क्रोमा, तो क्रोमा के बहुत सारे ब्रांचेस है, बतेरे ब्रांचेस है, इंडिया में कम से कम 100 ब्रांचेस होंगे। तो क्रोमा क्या करता है? सपोज क्रोमा का बॉम्बे में अंधेरी में एक स्टोर है, तो क्रोमा अंधेरी में आप जा सकते हो। वहां पे क्रोमा अंधेरी में उसको बोला है, भाई तू तेरे कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर, तू तेरे सराउंडिंग्स का एनालिसिस कर, और उस हिसाब से तेरा बजट बना। अब देखो, मैं सबके लिए एक ही बजट बना दूं, मैं एक बजट बना दूं किसी बंदे के लिए जो अंधेरी में बैठा है, और मैं एक बजट बना दूं किसी के लिए जो गाजियाबाद में है। अब गाजियाबाद में रेंटल रेट्स अलग है, अंधेरी में रेंटल रेट्स अलग है, गाजियाबाद का कस्टमर प्रेफरेंस अलग है, अंधेरी का, मुंबई अंधेरी का कस्टमर प्रेफरेंस वो सब अलग है। उस हिसाब से तो जो बजट बनेगा, जो सैलरी देने वाला हूं, वो दोनों जो एम्प्लॉयज है दैट विल बी डिफरेंट। सो इसके लिए कॉम्पिटिटर्स दोनों के इंटरनल अलग अलग है। सो अब बियॉन्ड बजटिंग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज लेवल पे हर एक जो ब्रांच है वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेगा, कस्टमर एनालिसिस करेगा, अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के फिर बजट बनाएगा। दैट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली दैट बजट विल गो टू द टॉप डाउन लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको स्टडी कर लेगा, एंड देन फाइनली कंफर्म होगा। तो स्टार्ट किधर से हो रहा है? डिसेंट्रलाइज बेसिस पे, अपना ओवरऑल मार्केट एनालिसिस करके, एंड देन फिर बाद में आप बजट बना रहे हो, उसको कहते हैं बियॉन्ड बजटिंग। ये बजटिंग रेगुलर बेस पे आप फ्लेक्सिबल भी रख सकते हो, इसको आप अपडेशंस भी कर सकते हो रेगुलर बेस पे, सो दैट अगर मार्केट में कोई डायनामिक चेंजेस आए तो वो आप आपके बजट में इंकॉर्पोरेट कर सको। ऐसा नहीं कि एक बजट बना दिया उसके बाद एक साल तक वही बजट चलते रहेगा, नो। सो देखो यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड बजटिंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ बेटर डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक ओवर ट्रेडिशनल बजटिंग। न्यू मैनेजमेंट फिलोसॉफी है, अजाइल एंड अडॉप्टेबल। अजाइल मतलब मार्केट में अगर कोई चीजें चेंज हो रही है तो उसको वो इनकॉर्पोरेट कर देगा आपका ये बजट। एलिमिनेट्स ब्यूरोक्रेसी एंड रिजिड कंट्रोल। ब्यूरोक्रेसी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट बना के भेज देगा, विदाउट कॉम्पिटिटर एनालिसिस, विदाउट इंटरनल ब्रांच एनालिसिस, ऐसा नहीं हो सकता। एम्पावर्स पीपल पार्टिसिपेशन, क्योंकि वही बना रहे, एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। हर एक का बजट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ द मैनेजर, सो दैट सही तरीके से डिसीजन लिया जा सके। तो क्या चार मेजर रीजन है बियॉन्ड बजटिंग के? सबसे अच्छा क्या फिलोसॉफी है उसका? अजाइल है, अडॉप्टेबल है, चेंजेस करना हो तो, ब्यूरोक्रेसी एंड रिजिड कंट्रोल्स नहीं रखेगा, पीपल पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है, एंड ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है। कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए ये सूटेबल है? पहला, रैपिड चेंजिंग इंडस्ट्रीज जो भी है ना, वहां पे ये बियॉन्ड बजटिंग सूटेबल है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो यूज करते हैं, एंड जो बहुत बड़ा रेडिकल चेंज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए बियॉन्ड बजटिंग बहुत जरूरी है। तो ही आप रेगुलर बेस पे अपने बजट को अपडेट करते जाओगे। क्यों रैपिड चेंजिंग इंडस्ट्री में? क्योंकि ट्रेडिशनल बजटिंग तो बोलता है 12 महीने तक एक ही रहेगा, तो आपको बियॉन्ड बजटिंग लाना पड़ेगा जो रैपिड लेवल पे चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल टारगेट्स, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अगर आप करते रहते हो, देन इन दैट केस वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अगर होते रहता है आपके बिजनेस में, देन अगेन आपको बियॉन्ड बजटिंग का जरूरत पड़ेगा। एंड अगर देयर इज अ रेडिकल चेंज तो ओरिजिनल बजट्स में नॉट वर्क, एंड इसके लिए अगेन आपको आपके बजट को, बियॉन्ड बजट को उस हिसाब से अमेंड, चेंज करते रहना पड़ेगा। सो ये है आपके तीन
चीज है जिसकी वजह से आपको बियॉन्ड बजटिंग यूज करना है। पहला, अगर आपका रैपिड चेंजिंग इंडस्ट्री है, जो आज की तारीख में हर इंडस्ट्री हो गया है, अगर आप क्या अपने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूज किया है या आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं मतलब आप कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहे हैं, आपको आपके बजट को भी चेंज करना पड़ेगा। बीपीआर किया है तो आपका जो ओरिजिनल बनाया होगा वो यूज हो वेस्ट हो गया, क्योंकि अभी तो रेडिकल चेंज आ गया है, आपको आपका बजट उस हिसाब से वापस चेंज करना पड़ेगा। ये सब फ्लेक्सिबिलिटीज किसमें है? ओनली थ्रू बियॉन्ड बजटिंग। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन। अब भाई बियॉन्ड बजटिंग यार चीज तो एकदम मस्त है, अपने को यार इंप्लीमेंट करना है। अजाइल है, अडॉप्टेबल है, पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है, उसमें इतना सारा ब्यूरोक्रेसी, रिजिड कंट्रोल्स नहीं है, ट्रांसपेरेंटली पूरा का पूरा काम हो जाता है, डिसेंट्रलाइज लेवल पे बनता है, पीपल पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है यार। इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको केस फॉर चेंज देना पड़ेगा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा कि सर ट्रेडिशनल बजटिंग से अब हम लोग आने वाले हैं न्यू वे ऑफ डूइंग बजटिंग पे, विच इज योर बियॉन्ड बजटिंग। बोर्ड को कन्विंस करो, फिर बाद में अपना बियॉन्ड बजट स्टार्ट करो, इंप्लीमेंट करो नए प्रोसेसेस। लोगों को आपको ट्रेन एंड एडुकेट करना पड़ेगा, अपने नए वाले एम्प्लॉइज को, कि नया फॉर्मेट आएगा एंड उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना है, मार्केट कॉम्पिटिटर का इंफॉर्मेशन, मार्केट का इंफॉर्मेशन, अगर कुछ बहुत बड़ा चेंज हो जाता है तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, ऑल ऑफ दैट। रीथिंक रोल ऑफ फाइनेंस, चेंज बिहेवियर। क्या होता है कि लोगों को पहले अरे यार ये ट्रेडिशनल चल रहा था चलने देना, नहीं, अब आपको एम्प्लॉयज का बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा, बेनिफिट्स उनको बताने पड़ेंगे, एंड वो बेनिफिट जो भी कंसोलिडेटेड मतलब ओवरऑल लेवल पे हो रहा है उससे कंपनी को क्या फायदा हुआ है, दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड। सो अगेन स्टेप्स को एक बार वापस देखते हैं। केस फॉर चेंज, पहले बताना पड़ेगा कि बियॉन्ड बजटिंग लाने की सोच रहे हैं, कन्विंस करो क्यों वो बेटर है, स्टार्ट करो नया जो भी प्रोसेस है उसके लिए, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग, ट्रेनिंग देना चालू करो सो दैट नई तरीके से अपने एम्प्लॉइज बजट बनाए। रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस, कुछ अगर बिहेवियरल चेंज लग रहा है देन इन दैट केस आपको उनको समझाना पड़ेगा कि भाई देखो अब नया बजट नए तरीके से बनेगा, इट विल बी बेटर फॉर द होल कंपनी। बेनिफिट्स दिखाओ उनको कंसोलिडेटेड लेवल पे एंड इंप्लीमेंट कर दो आपका बियॉन्ड बजटिंग। आई होप इंप्लीमेंटेशन इज क्लियर। अब आ रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, ये मेरे हिसाब से एग्जाम में आने ही वाला है, प्लीज आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। क्या है ये? बियॉन्ड बजटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडप्टिव मैनेजमेंट। सो अब बियॉन्ड बजटिंग एडप्टिव मैनेजमेंट के बेसिस पे वर्कअप होता है। अब क्या उसमें दो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है लीडरशिप प्रिंसिपल्स, जिसमें COVATP 6 चीजें हैं, एंड दूसरा है मैनेजमेंट प्रोसेसेस आपको क्या फॉलो करने हैं, विच इज R3T2P। RTP इसको मैंने सिंपल बताया सो दैट ये आपको याद रहे। मैं क्यों ये याद करने को बोल रहा हूं, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं गारंटीड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। बियॉन्ड बजटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अडॉप्टिव मैनेजमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा एंड आपको ये एज इट इज लिखकर आना है। कोवैटपी, RTP, R3T2P1। कोवैटपी में क्या आता है? सबसे पहला है कनेक्ट टू कस्टमर्स नीड्स। ठीक है, तो बियॉन्ड बजटिंग खाली इंटरनल एनालिसिस के हिसाब से अपना बजट नहीं बनाएगा, वो देखेगा कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से उसका बजट बनेगा। ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन सा चीज कहां पे है, तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से हो सकता है कि मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी अपन लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे इसमें। शेयर्ड वैल्यूज एंड साउंड जजमेंट, जिस हिसाब से भी कुछ किसी को शेयर करना है, दे आर फ्री टू शेयर। ट्रस्ट विद फ्रीडम टू एक्ट, आप ऑटोनॉमी दे दो भाई, जिसको जो जैसा बजट में इंप्रूवमेंट चाहिए या अपना कुछ रिकमेंडेशन देना है, दे कैन गिव इट। ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। पर्पस, एंगेज इंस्पायर पीपल फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बियॉन्ड बजटिंग का, कि लॉन्ग टर्म सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। तो क्या है? कोवैटपी सबसे पहला कनेक्ट टू कस्टमर्स नीड्स। ओ, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वैल्यूज, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ पॉइंट हो तो। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम है आपके पास, आपको जो करना है आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट है, सबको सब चीजें पता है। एंड पर्पस है, क्या पर्पस है? लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म आपको अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करना है। तो ये हो गया कोवैटपी, कस्टमर नीड्स। ओ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वी, वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज एंड साउंड जजमेंट होना चाहिए आप जो बजट बना रहे हो उसमें। ऑटोनॉमी, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टिल द टाइम कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। टी, ट्रांसपेरेंसी है, सबको पता रहता है कि क्या आपका फॉर्मेट है, क्या बेसिस पे आपको मार्केट एनालिसिस करके, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके आपको बजट बनाना है। एंड पर्पस, सबका पर्पस एक ही है, विच इज लॉन्ग टर्म गोल्स। एंड इसी का छोटा भाई है, बड़ा भाई है, आप जो बोलना है बोल सकते हो, विच इज मैनेजमेंट प्रोसेसेस।
मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या बोलता है कि भाई ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट प्रोसेसेस अराउंड बिजनेस रिदम्स एंड इवेंट्स। तो रेगुलर बेसिस पे देखो, बिजनेस का एक रिदम होता है, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम को फॉलो करके आपको आपका बजट बनाना है। तो अगर मैं 3 मंथ्स को बजट बना के फॉलो कर रहा हूं, तो मैं 3 मंथ्स के 4 बजट बनाऊंगा। हो सकता है कोई कंपनी 1 मंथ का बनाए, हो सकता है कोई कंपनी 15 दिन का बनाए। सो हर एक कंपनी का अपना रिदम होता है, अपना सीजन होता है, उस हिसाब से वो बजट बनाएगा। रिवॉर्ड शेयर्ड सक्सेस। सो अगर एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा किया है, देन इन दैट केस उसके साथ उसके सक्सेस को शेयर किया जाएगा बाय रिवॉर्डिंग हिम। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल एज नीडेड। तो ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता था पता है क्या, कि अगर आपको समझो कोई रिसोर्स चाहिए, अब आपने बजट बना दिया, बजट में आपने रिसोर्सेज के बारे में नहीं लिखा, अब पूरे साल में आपको नया रिसोर्स नहीं मांग सकते क्योंकि आपके बजट में नहीं है। और अगर आपको बजट कॉन्स्टेंट मैनेजर मिल गया फिर तो स्यापा। बट यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई अगर आपको रिसोर्सेज कुछ चाहिए चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से, वी विल मेक इट अवेलेबल टू यू। सेट डायरेक्ट एम्बिशियस एंड रिलेटिव टारगेट्स। अच्छा होना चाहिए टारगेट, जैसा कि अचीवेबल हो, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो, टू डिफिकल्ट ना हो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रेगुलर बेस पे बियॉन्ड बजट्स जो आपने बनाया उसके हिसाब से होना चाहिए। एंड प्लानिंग एंड फोरकास्ट आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड नहीं कि भाई एक बार बना दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो क्या है आपका RTP, R3 है। कौन से ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट सिस्टम्स अराउंड रिदम्स। सेकंड है रिवॉर्ड, जो भी सक्सेस है शेयर करेंगे और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिसोर्सेज जिसको जैसा है वो उसको अवेलेबल होना चाहिए। टी, सेट डायरेक्ट एम्बिशियस एंड रिलेटिव टारगेट्स। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रेगुलर बेस पे होना चाहिए। एंड आपके जो टारगेट्स है, बजट्स है, वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए एज पर चेंजिंग टाइम। सो आर रिदम रिवॉर्ड वैल्यूड सक्सेस। रिसोर्सेज जब चाहिए यार अवेलेबल करवा दो, प्रॉब्लम नहीं है, बस इट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड। टारगेट्स सेट होने चाहिए, एम्बिशियस टारगेट्स होने चाहिए, अचीव करेंगे उसको। और एक टी है परफॉर्मेंस, सॉरी R3, टी एक है, पी 2 है, सॉरी। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन टोटलिटी विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जो भी आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, लर्निंग डेवलपमेंट क्या हुआ है वो भी बताना है। एंड प्लान एंड फोरकास्ट शुड नॉट बी रिजिड। अपने को जो लर्निंग मिल रहा है उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। आई होप वी आर क्लियर। सो क्या है कोवैट पी, RTP। कोवैट पी में सी कस्टमर नीड्स के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, शेयर्ड वैल्यूज, साउंड जजमेंट के हिसाब से, ऑटोनॉमी के हिसाब से, टारगेट्स जो आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर्पस सबका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एंड R3 रिदम्स एंड इवेंट्स, रिवॉर्ड शेयर्ड सक्सेस, रिसोर्सेज जब जब जो है वो अवेलेबल, मेक इट अवेलेबल, टारगेट्स आपको अचीव करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड प्लान एंड फोरकास्ट। सो आई होप वी आर क्लियर विद द प्रिंसिपल्स ऑफ अडॉप्टिव मैनेजमेंट। फिर बाद में आते हैं अपन लोग इधर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, जो आई थिंक ऑलमोस्ट अभी अपने को आइडिया आ गया होगा। फिर मैं बता देता हूँ रोलिंग बजट्स इनकॉर्पोरेट KPIs। रोलिंग बजट का मतलब आपको क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। समझो आपने बनाया यहाँ पे 2 महीने का, अप्रैल, मई और जून का आपने बजट बनाया है, ठीक है ना। ये बजट बना दिया, अब हो सकता है कि अप्रैल खत्म हो गया, तो अब अप्रैल खत्म हो गया तो मई जून जुलाई का, तो आप क्या कर रहे हो, अप्रैल खत्म हो गया, अब आपको पता चल गया कि अप्रैल में क्या क्या चेंजेस हुए, उसका इंपैक्ट देकर मई जून जुलाई का आप नया बजट बना दोगे। तो अब वापस से आपके पास 3 महीने का बजट आ गया। समझो मई खत्म हो गया तो मई खत्म, जून जुलाई अगस्त का आप उस हिसाब से बजट बना दोगे। तो क्या हो रहा है, आपका बजट क्या है, रोलिंग बजट्स बनते जा रहा है। टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा इधर मैंने आपको देखो बताया भी था कि जब जिसको जो रिसोर्सेज चाहिए ना वो अवेलेबल हो जाता है इन बियॉन्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग में आप रिसोर्सेज मांग ही नहीं सकते, बट यहाँ पे यू कैन आस्क फॉर रिसोर्सेज एंड इट विल बिकम अवेलेबल ऑन टाइमली बेसिस। फ्यूचर रिजल्ट्स के ऊपर फोकस है, अलाउज मैनेजर्स टू रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट। अगर कोई चीजें चेंज हो रही है, मेरे बजट को मैं चेंज कर सकता हूँ, फ्लेक्सिबल है। कल्चर ऑफ इनोवेशन, मैं नई चीज तभी सोच पाऊंगा जब तक मेरा बजट रिजिड नहीं है। इनकॉर्पोरेट बेंचमार्किंग, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि क्रोमा अंधेरी वाला या क्रोमा गाजियाबाद वाला, वो क्या करेगा, वो देखेगा अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स को और फिर अपना बजट बनाएगा। तो कॉम्पिटिटर को जब आप देख रहे हो और उस हिसाब से अपना वर्किंग कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज बेंचमार्किंग। एंड लास्ट है प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सिस्टमैटिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है। एंड दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वापस से मैं बोलता हूं, रोलिंग बजट्स आ जाता है उसमें, टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एकदम टाइम टू टाइम जो रिसोर्सेज देना है मिल जाता है। फ्यूचर रिजल्ट्स के ऊपर अपना फोकस है, मतलब लॉन्ग टर्म अपना फोकस है। मैनेजर्स रिएक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, कुछ
इनोवेशन लाना है तो लेकर आ सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स के भी अपन लोग ध्यान रखेंगे जब अपना बजट बनाएंगे। सो इनकॉर्पोरेट बेंचमार्किंग एंड प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, डेलीगेटेड इनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। अब इसके वजह से बेनिफिट्स क्या होने वाला है? मैनेजर्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड रिमूव्स इंटरनल राइवलरी। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है भाई, प्रोडक्शन मैनेजर का अलग बजट, परचेज मैनेजर का अलग बजट, तो कई बार वो लोग दोनों में ट्यूनिंग सेट ही नहीं हो पाता है एंड देयर इज राइवलरी अमंग देम। प्रोडक्शन मैनेजर तो ज्यादा नल है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फोकस होता है गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर कि भाई चलो साथ में मिलकर वी विल अचीव द लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑफ द कंपनी। सेकेंड पॉइंट है इसका, रिमूव्स क्लियर डिफाइंस क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। सो सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। बियॉन्ड बजटिंग आप तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आपने जैसा मैंने बोला, क्रोमा अंधेरी तू तेरा खुद का बना, उसके अंदर भी यू विल कोऑर्डिनेट विद योर एम्प्लॉइज, जिसको आइडिया है, जो सीनियर है या जिसको एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से फाइनली बजट बनेगा। रिवॉर्ड्स टीम बेस्ड एंड नॉट इंडिविजुअल। पूरा क्रोमा अंधेरी का परफॉर्मेंस देखेंगे, पूरे टीम को उसका बेनिफिट मिलेगा। नो बजट लिमिट एंड फोकस ऑन की रेशियोज। मतलब क्या आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो की रेशियोज के ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस होता है। कस्टमर ओरिएंटेड टीम है एंड क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ भी चाहिए तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि कई बार बजट में एक चीज का इंपैक्ट दूसरे उसके ऊपर भी आ सकता है। ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर ऑफ इन बियॉन्ड बजटिंग। तो क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, कस्टमर ओरिएंटेड टीम है, बजट का कोई एज सच बहुत ज्यादा लिमिट्स नहीं है। ओवरऑल टीम को बेनिफिट मिलेगा जो भी मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजेस क्लियर है, कोऑर्डिनेशन में काम होते रहेगा। आई होप वी आर क्लियर विद बेनिफिट्स एज वेल। अब लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रेडिशनल एंड बियॉन्ड बजटिंग के कुछ बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल टारगेट्स एंड फिक्स्ड इंसेंटिव मिलता है। बियॉन्ड बजट बोलता है कि भाई एक टारगेट फिक्स नहीं रखना है। अगर आपने 95% लाने का सोचा, मैं 97% लाके दिखाएगा, 97 सोचा 99% लाकर दिखाएगा। आई विल स्ट्रेच गोल्स एंड फिर उस हिसाब से मेरे को टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स मेरे को मिलते जाएगा। मतलब अगर मैं किसी सेल्स मैनेजर को बोल रहा हूँ तेरा टारगेट 10,000 है, 10,000 के ऊपर बोनस, ठीक है ना, 10,000 के ऊपर 5,000 रुपीज बोनस, देन इन दैट केस क्या हुआ, वो 10,000 के ऊपर 10,100 भी हुआ तो वो रुक जाएगा। उससे अच्छा मैं उसको बोलेगा सुन 10,000 रुपीज के ऊपर बोनस, 11,000 के ऊपर डबल बोनस, 12,000 सेल्स किया ट्रिपल बोनस, तो और मोटिवेट होते जाएगा। सो रिलेटिव टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स, प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे फिक्स एनुअल प्लान्स बना दिया, बाद में ईयर एंड पे उसका वेरिएंस देख लिया, बात खत्म। कंटिन्यूअस प्लानिंग, केपीआई एंड रोलिंग फोरकास्ट चलते रहता है, जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप मंथ ऑन मंथ नया नया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देखते जाओगे कि भाई ओवरऑल कैसा आपका परफॉर्मेंस है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है, क्वालिटी रेशियोज कैसा है। एट द सेम टाइम आपके जो रोलिंग फोरकास्ट है वो भी आप रेगुलर बेस पे बनाते जाओगे। प्री एलोकेटेड रिसोर्सेज, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। तो मतलब टॉप लेवल ने आपको जो बोला उतना ही रिसोर्सेज आपको मिलेगा, उससे ज्यादा मांगना मत। बट यहाँ पे तो भाई रिसोर्सेज ऑन डिमांड मिलेगा, डायनामिक कोऑर्डिनेशन, सीधा आपका कम्युनिकेशन होता है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। यहाँ पे खाली नंबर्स के ऊपर बजट कांस्टेंट वाला अप्रोच है। वेयर एज इन केस ऑफ बियॉन्ड बजट द फोकस इज ऑन वैल्यू क्रिएशन। बड़ा कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, वो एक थॉट प्रोसेस के साथ बियॉन्ड बजटिंग रहता है। सो आई होप वी आर क्लियर। सो ट्रेडिशनल बजट, बियॉन्ड बजट डिस्टिंग्विश कैसे हुआ? एक होता है इंक्रीमेंटल टारगेट्स, फिक्स्ड इंसेंटिव मिलेगा आपको, उसमें गोल्स को स्ट्रेच करोगे, आपके रिवॉर्ड्स चेंज होते जाएंगे रिलेटिव बेसिस पे। प्लानिंग एंड कंट्रोल, यहाँ पे फिक्स्ड एनुअल प्लान्स आपको मिल जाएगा, बस खत्म भाई, एक बार बना दिया, वेरिएंस कंट्रोल कर लो, साल पे खत्म हो गया। वहां पे 3-3 महीने में रोलिंग बजट्स आएंगे, केपीआईज आप रेगुलर बेस पे देखते जाओगे, कंटिन्यूस प्लानिंग करोगे। रिसोर्सेज यहाँ पे एक बार दे दिया सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करके खत्म। वहां पे इन केस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग डायनामिक कोऑर्डिनेशन है, रिसोर्सेज ऑन डिमांड आपको मिलेगा बच्ची, समझा क्या? और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यहाँ पे खाली नंबर्स के ऊपर है, वहां पे वैल्यू क्रिएशन के ऊपर है। सो ऑल इन ऑल कंक्लूजन इज वेरी वेरी पॉजिटिव। आप भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व कीजिए, आप जहां पे भी ऑडिट कर रहे हैं डेफिनेटली यू शुड यूज बियॉन्ड बजटिंग। क्या बोलता है बच्ची? यस। सो बजटिंग इज इवॉल्विंग rather than becoming obsolete, it depends on trust and transparency. So जितना trust transparency रहेगा उतना काम better होगा। shift from top down to अभी क्या है, centralized participative approach है। highlights the level of improvement that can be achieved with simple modifications के साथ क्या कर सकते हो। budgeting has changed neither dramatic nor radical,
इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं, फोरकास्टिंग प्रॉपरली इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई थिंक ग्रेट ईयर एज सच। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर। एंड इसी के साथ मेरा फेज 3 जो मैंने आपको बताया था वो भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है विद कंक्लूजन ऑन बजटिंग। Wow, finally done and dusted with budgetary control as well। कैसा लगा प्लीज कमेंट्स बॉक्सेस पे रेगुलर बेस पे शेयर करते रहो, सो दैट मैं नई नई चीजें लेकर आता रहूं आप लोग के लिए। आपको क्या नया चाहिए, आपको कैसा लग रहा है लेक्चर्स, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। हasta la vista, थैंक यू सो मच।